Hello everyone, this side Anurag Chauhan welcome you all to this amazing platform Study Smart Commerce. So guys, as you all know कि आपका 30 जून को बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है जिसमें बहुत सारे बच्चों की बैक आ जाती है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं वीडियो बनाने से पहले एक बार चेक ही कर रहा था यूट्यूब पे कि किसने इसके वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड की हुई है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल वगैरह। तो उसमें मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि बैक है भैया, री आ गई, री के लिए पढ़ रहा हूँ मतलब। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। घबराना इन द सेंस कि थ्योरी भी है, फिर न्यूमेरिकल भी हैं और प्रॉपर अटेम्प्ट करने हैं। और न्यूमेरिकल अगर आपका थोड़ा सा भी गलत है तो एग्जामिनर ऐसे करके ऐसे कट्टा मार देता है उस पर। और थ्योरी इतनी नहीं आती कि बच्चे मतलब उसी एग्जैक्ट थ्योरी को यूं दे दे कि ये पढ़ लो एंड आप पास हो पाओगे। बट आप ये चीज यकीन करोगे कि स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। ये इतना हार्ड नहीं है, लोगों ने इसे हार्ड बना रखा है। दैट्स वाई कि मतलब होता है ना कि हवा बनाने लगे, स्टैटिस्टिक्स मीन, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज एंड मैट्रिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो लोग में जैसे आपने 10th में 11th में नहीं पढ़ी होगी, जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे कॉमर्स विदाउट मैथ के, उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होगी 11th 12th में। स्टैट्स उन्होंने जरूर स्टैट्स भी नहीं पढ़ा होगा उन्होंने, क्योंकि स्टैट्स भी हमारा नहीं आता। ये इको का सब्जेक्ट है बट स्टैट्स भी हमारा 11th 12th में नहीं था। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे इसमें होता है कि मतलब नहीं कर पाते और उनकी री आ जाती है, बैक आ जाती है। तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता कि आप किसी भी बच्चे की हमसे पढ़ रहा है और री आ जाए। बट आपसे एक प्रॉमिस करूंगा कि हो सकता है आपने लेक्चर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा हो, बट एक चीज प्रॉमिस है बॉस, ये वन शॉट वीडियो देखने के बाद इस लेक्चर में और कुछ करने की नीड है ही नहीं। थ्योरी के अंदर तो इस चैप्टर में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस लेक्चर में आपका मैं बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें करा दूंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा। और जाहिर सी बात है, मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, तो जितने हो सकेंगे हम एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठना, जैसे जैसे कैलकुलेशन आएंगी, सिंपल इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, रॉ मैट्रिक्स, डेरिवेटिव निकालना, डेविएशन निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना, हर एक चीज हम साथ में पढ़ने वाले हैं। और एक मिसकंसेप्शन है बॉस कि इस चैप्टर में फॉर्मूला रटने पड़ते हैं। ये बात कहीं ना कहीं सच भी है और कहीं ना कहीं झूठ भी है। बट अगर आपका एक फ्लो बन जाता है और आपके दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं, तो वो फ्लो मैं आपका क्रिएट करूंगा। इन शॉर्ट सब कुछ भूल जाओ, एकदम विश्वास करो। जो आपके सामने बंदा स्क्रीन पे बोल रहा है कि आपको एक एक थ्योरी चीज पढ़ाने वाला है, 2 पार्ट में वीडियो आने वाली है। आप ये बुक में इस वाली वीडियो में इसकी थ्योरी करवाने वाला हूँ। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसकी जितने भी न्यूमेरिकल मेरे को लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे क्रैमर रूल का पक्का एक क्वेश्चन आएगा आपका 6 नंबर का या 8 नंबर का, डेरिवेटिव आएंगे पक्का, और स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन निकालना आएगा। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर 100% करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल की वो वीडियो में लेके आ जाऊंगा, उसकी आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना। और जैसा कि आपको पता है कि कैलकुलेटर अलाउड है आपके इस एग्जाम में, तो आप न्यूमेरिकल भी टारगेट करना कि हाँ भैया एक दो न्यूमेरिकल हम करके जाएंगे, कि हमें थ्योरी के साथ एक बूस्ट मिलेगा, एक सेल्फ मतलब एक कॉन्फिडेंस सा डेवलप होगा जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे कि हाँ भाई मेरे से हो रहा है, पेपर हो रहा है। तो कैलकुलेटर अलाउड है इसमें। आपको जैसा आपको पता होगा या नहीं पता, मैंने सोचा एक बार बता देता हूँ। सो बेसिकली समझते हैं पहले कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, लाइक ये स्टैटिस्टिक्स क्या है। मतलब समझते हैं एक चीज से, मैं आपको एक छोटा सा स्टैट मतलब एक वो दे देता हूँ ओवरव्यू कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। देन हम अपने क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से थ्योरी के क्वेश्चन वगैरह करने वाले हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आपको दोस्तों मेजर ऑफ डिस्पर्सन के ही रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं कि क्या है, क्या निकालते हैं, मतलब सब बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं सब बेसिक क्लास की, मतलब बिल्कुल चीजें पढ़कर सब ब्रश अप हो जाएगा कि बेसिक सा हम कर लेंगे ना। जैसे घर बनाने से पहले नीचे, जैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले नीचे का वो ग्राउंड तैयार होता है, बेस तैयार होता है, तो मैं बेस आपको तैयार कर देता हूँ कि आप एक चीज समझो कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डाटा। कि डाटा के बारे में, अब डाटा क्या होता है। डाटा दोस्तों कुछ भी हो सकता है। डाटा इज अ इंफॉर्मेशन। लाइक अब हो सकता है कि मानो भाइयों आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये भी एक डाटा है। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स मेल हैं, ये भी एक डाटा है। कितने स्टूडेंट्स आपके स्कूल में फीमेल हैं, ये भी एक डाटा है। कितने स्कूल में उनकी 2 चोटी हैं, कितने स्टूडेंट्स की लड़कियों की 2 चोटी हैं, ये भी आपका एक डाटा है। कितनी फीमेल है, ये भी एक डाटा है। स्कूल में बच्चों का वेट क्या है, ये भी एक डाटा है। अब डाटा कुछ भी हो सकता है। आप अपने फोन में किस तरह की रील देखना पसंद करते हो, ये भी एक डाटा है। आप कितने घंटे फोन में घुसे रहते हो, ये भी एक डाटा है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स जो ये है, ये मेनली हम लोग डाटा के बारे में बात करते हैं। अब क्यों क्यों करते हैं, सिंपल सा रीजन है। अब दोस्तों जो आज के टाइम में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, उनके पास एक स्टैटिस्टिक या बहुत बड़ा स्टैटिस्टिशियन या फिर एक डाटा साइंटिस्ट होता है, जो उनको डाटा की कंपनीज को ये बताता है कि बॉस आपको ये चीजें परोसनी है थाली में रख के, ये चीज आपकी ज्यादा देखी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फेसबुक के पास या इंस्टाग्राम के पास जो आपका डाटा जाता है, वो सब कुछ मेटा का ही है। आपको मतलब समझते हो मेटा का ही सब कुछ है, फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ। यानी वो इंस्टाग्राम जो देखते हो, यूट्यूब जो आप लोग देखते हो,
उसमें कोई पीछे बंदा बैठा है जिसे आप अपना डाटा दे रहे हो कि बॉस मैं इस तरह की वीडियो देखना पसंद करता हूँ, इस तरह की वीडियो देखना पसंद नहीं करता हूँ, इस तरह की वीडियो देखना मैं पसंद करता हूँ और आप ऐसी वीडियो मेरे को दिखाओगे तो ऑब्वियसली बात है मैं ऐसी तरह की वीडियो देखूंगा। तो आप रिपीटेड, आपको अगर पता हो कि आपको ये चीज देखना है तो इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो, तो क्या होता है कि वो तुम ज्यादा से ज्यादा समय अपना वहीं दोगे, बर्बाद करोगे। तो इसलिए वो तुम्हारा बिहेवियर एक तरह से एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ भाई इस बंदे को ये वीडियो पसंद है, तो इसको यही वीडियो परोसनी है अगली बार ताकि ये वीडियो हमारे पास आके देखे। अब जो बड़े बड़े कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि डाटा साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियन की जरूरत पड़ती है, तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और इंटरप्ट करने के लिए पड़ती है। ठीक है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स दोस्तों इन 4 वर्डों पे खत्म हो जाता है। एक आपका बेसिक टू एडवांस, डाटा इन 4 वर्ड पे खत्म हो जाता है। पहला वर्ड है आपका डाटा कलेक्ट करना, सेकंड वर्ड है आपका डाटा प्रेजेंट करना, थर्ड वर्ड है आपका डाटा को ऑर्गेनाइज करना, और चौथा वर्ड है डाटा को इंटरप्ट। इंटरप्ट इन द सेंस कि उससे मतलब इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी। ये बेसिक टू एडवांस में ये 4 चीजें हैं जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर मतलब मेन है। अब होता क्या है कि इन 4 वर्ड पे पूरा स्टैट्स खत्म हो जाता है कि डाटा को कलेक्ट करो, फिर प्रेजेंट करो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करो और बाद में डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे मैं बोलता हूँ इंटरप्रिटेशन करना डाटा का। अब होता क्या है, बहुत बेसिक से पे चलते हैं। बहुत मानो 2 स्कूल है, मतलब मैंने 2 स्कूल सिलेक्ट करे, एक है डीपीएस, एक है ग्रीन वैली। ये 2 स्कूल मैंने सिलेक्ट करे। अब मेरे को क्या करना है, एक स्कूल को मेरे को मैथ ओलंपियाड के लिए लेके जाना है। तो बहुत कॉमन सेंस लगाओ, कि बहुत छोटा सा सेंस लगाओ कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या देखूंगा कि भाई मेरे को इस डीपीएस को लेके जाना है मैथ्स ओलंपियाड के लिए, या मेरे को ग्रीन वैली को लेके जाना है। अब मेरे पास, आप सोचोगे भाई कि आप एक काम करो, आप ना इन बच्चों के मैथ्स के मार्क्स देख लो कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जिसके स्कूल के बच्चों के ज्यादा मार्क्स, आप उसको मैथ्स ओलंपियाड में लेके जाओ, जिसके कम हो उसको मत लेके जाओ। आप सिंपल से यही कॉमन सेंस लगाओगे। अब इस स्कूल के बच्चों के मैथ्स के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो मैं उसे लेके जाऊंगा, बट मैं कैसे पता करूंगी किसके बच्चों के कितने मैथ्स में मतलब मार्क्स वगैरह आ रहे हैं। तो इस चीज को देखने के लिए मैं एक चीज करता हूँ कि मैं इंडिविजुअल मार्क्स देखूं सबके, कि यार सबके मैं एक एक बच्चे के मार्क्स देख रहा हूँ कि इसके 100 में से 70 हैं, इसके 100 में से 80 हैं, इसके 80 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 100 हैं, इसके 30 हैं, इसके एटसेट्रा एटसेट्रा। अब एक क्लास में अगर 40 बच्चे भी हैं और 12 के देख रहे हैं, तो मेरे को 600 बच्चों के मार्क्स कंपेयर करना इस स्कूल में, फिर इस स्कूल में 1200 बच्चों के मैं मार्क्स कंपेयर कर रहा हूँ, उसमें से फिर मैं निकाल रहा हूँ कि हाँ भाई इस बच्चे के मार्क्स ज्यादा हैं। तो ये बहुत बेकार सी चीज हो जाएगी। मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा कि यार मैं पूरे के पूरे 600 बच्चों के मार्क्स क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो अब एक इससे बेटर चीज क्या हो सकती है, इससे बेटर हो सकता है कि यार मेरे को कोई बता दे कि 100 बच्चों के मार्क्स का एवरेज है 70 और इस स्कूल के 100 बच्चों के मार्क्स का एवरेज है 60। अब मैं सिंपल सी बात है 70 एवरेज वाले बच्चों को लेके जाऊंगा क्योंकि उनका एवरेज ज्यादा है, तो मैं कम वाले को क्यों लेके जाऊंगा जो उसका एवरेज कम है, क्योंकि उसके मार्क्स कम आ रहे हैं मैथ में। तो इसे हम कहते हैं एवरेज। अब इससे अच्छा तो मैं ये नहीं करता कि यार मैं पूरे स्कूल का एक एवरेज निकाल लूं कि यार ग्रेट कॉलम्बस नहीं, क्या नाम, डीपीएस। जैसे डीपीएस जो स्कूल था, हमने डीपीएस स्कूल लिया था। अब डीपीएस में जो बच्चे हैं जितने भी मैथ्स जो पढ़ते हैं, और ग्रीन वैली में जो बच्चे हैं, अब डीपीएस का एवरेज आया है मैथ्स के बच्चों का 50 एंड ग्रीन वैली के बच्चों का आया है 45%, 45 एवरेज। अब मैं सिंपल सी चीज देख लूंगा कि भाई मैं 50 वाले को प्रेफर करूंगा ना, मैं इसे 45 वाले को क्यों करूंगा जब उससे ज्यादा 50 वाले के बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं इसी कहते हैं हम एवरेज। एक तरह से यही होता है बेसिकली एवरेज। बोलता हूँ मानो एक स्कूल जैसे कि अगर एवरेज ज्यादा है उसका, तो ऑब्वियसली बात है कि यार उसका जो है मैथ्स के बच्चे उसमें पढ़ने वाले ज्यादा होंगे, तो मैं उसी को प्रेफर करूंगा। तो यही होता है कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन ली और उसका एवरेज के बेस पे मैंने उसका डाटा को रिप्रेजेंट, मतलब मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली कि हाँ भाई मैंने ये चीज है, इस स्कूल का इतने बच्चों के एवरेज ये मार्क्स ज्यादा है। अब अगर मैं एक एक का इंडिविजुअल करता रहता तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो इसे ही कहते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है ना, जैसे हम स्टैटिस्टिक जो होता है वो एक चीज पे डिफेंड, मतलब एक चीज पे, वो एवरेज जो हमने निकाला, एवरेज क्या होता है स्टैट्स की भाषा में, एवरेज होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो मीन मीडियम मोड हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये तो पूरा एक मतलब पूरा बेसिक्स ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि हाँ भी चैप्टर को दे दिया कि इस चैप्टर में पढ़ने वाला क्या है, डाटा क्या होता है, स्टैट्स क्या होता है। जब हम स्टार्ट करेंगे अपने थ्योरी क्वेश्चन से, जो हमारे क्वेश्चन थ्योरी के हैं ये सारे पढ़ने वाले हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको इस वीडियो के बाद कुछ भी ना देखना पड़े, एक चीज आपकी क्लियर कर दूं, मैं रिवीजन करना ना पड़े, रिवीजन करने के लिए नोट्स हमारे हैं ही।
तो अब हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बता देता हूँ जो वीडियो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि बच्चे कह रहे थे सर हमको इंग्लिश नोट्स चाहिए। जैसे नीचे जो और नोट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने के लिए प्रेफ़र करता हूँ। बट मैंने ये चीज़ देखी कि हाँ भाई, अगर बंदे कह रहे हैं कि सर हमको इंग्लिश नोट्स चाहिए तो क्यों ना उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने आपकी प्रॉपर इंग्लिश पीडीएफ भी बना दी जिसमें मैंने पूरा इंग्लिश में हर एक क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, टॉप 10 12 क्वेश्चन जितने भी हैं, मैंने इनको पूरा ही इंग्लिश में, ये वाले इंग्लिश नोट्स हैं, ये वाले इंग्लिश नोट्स हैं जिनसे हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे आपको मतलब एक तरह से वो प्लस पॉइंट हो जाता है कि हाँ भाई, अब हमारे पास समझने के बाद रीड करने के लिए इंग्लिश नोट्स भी हैं। बट मेरा मानना क्या रहता है स्टार्टिंग से कि आप, अगर मैं आपको इंग्लिश में नोट्स दे भी दूंगा, मतलब पढ़ा भी दूंगा, तो आप वो चीज लाइन टू लाइन याद नहीं कर सकते। आपको याद करने के लिए उस चीज को एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कंसेप्ट इज द पावर। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप याद नहीं कर पाओगे। बट आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बना बना के लिख सकते हो। निगनू में आपको लिखने के मार्क्स हैं भाई। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 से 5 शीट भर दो, अच्छी अच्छी राइटिंग में कंसेप्ट लिखो, मैटर लिखो, एक एक चीज को पूरा डिटेल में पढ़ दो। सोचो कि आप एक टीचर हो और आप एक स्टूडेंट की कॉपी में लिख रहे हो वो, ताकि बाद में पढ़ सके। एक एक चीज लिख दो, हर एक चीज जो आपको लगता है, सॉरी, जो आपको लगता है कि जरूरी हो सकती है। दैट्स इट। सो मैंने क्या किया, जैसे आपको बताया कि बार बार क्या करता हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकालता हूँ और मैंने इनको पूरे क्वेश्चन को लिख के, मतलब पूरे इनके एग्जाम्पल के साथ, पूरे इनके हर एक चीज, जैसे इंडेक्स नंबर क्या होता है, मैट्रिक्स का टाइप, डिटरमिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैक्सिमम मीन, सिंपल इंटरेस्ट, function their type, explain the importance of statistical method, different field, explain the एप्लीकेशन, सेंट्रल टेंडेंस जो हमने पढ़ा, मीन क्या होता है, मीडियन मोड, सब पढ़ेंगे, सबके फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा दूंगा। डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, कॉल पर्सन कोरिलेशन को कोफिशिएंट क्या होता है, रेग्रेशन क्या होता है, टाइम सीरीज क्या होती है, हर एक चीज आपका भाई आपको इस वीडियो में बताने वाला है। सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए, आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए, तो आपको ये वीडियो हमारे से बाय करनी पड़ेगी। देखो, आप अगर सोचोगे कि यार आप मतलब बाय क्यों, आप मतलब सेल क्यों कर रहे हो, तो एक छोटा सा लॉजिक लगाओ कि अगर कोई बंदा अपना टाइम, मैं भी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी एक बंदा है जो हमारे तीनों थंबनेल बनाता है, ए बी टेस्टिंग के लिए, हर एक चीज हमारी वीडियो के लिए सजेस्ट करता है, कि नोट्स के लिए बताता है, कि मैं उसे रफ मटेरियल चीज़ें सेंड कर देता हूँ, वो पूरा कंपाइलेशन करता है। तो मैं उसको भी एक सर्टेन अमाउंट पर वीडियो पे कर रहा हूँ अपनी जेब से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मैं आपसे एक छोटा सा अमाउंट तो चार्ज कर ही सकता हूँ नोट्स के लिए, क्योंकि उसमें मेहनत, रिसर्च, हर एक चीज़ लगती है, और पूरा कंपाइल, इन नोट्स के बाहर आपको पता होगा, जितने आपने हमारे पिछले एग्जाम गए हैं, किसी भी एग्जाम में हमारे से बाहर क्वेश्चन नहीं आए। अगर आए हैं तो वो, अगर 10 में से, अगर मैं आपको दिखाऊं भी, लो आप देख ही लो, ये मैंने बीसीओसी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चन भी ग्रुप में अपलोड कर दिए हैं, अपना जो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप ये भी देख लेना अगर कोई बच्चा है तो। बाकी जो हमारे, आप भी, आपका एग्जाम होता है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। अगर 7 से 8 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन से फंस रहे हैं तो भाई क्या चाहिए, और आपको क्या चाहिए मेरे को नहीं पता भाई। इससे ज्यादा अगर आपको मतलब कुछ, कोई कुछ कर सकता है आपके लिए। सो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीडीएफ बाय करनी है इंग्लिश, या फिर इंग्लिश कोई सी भी, तो आप 9717132474 पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। बहुत ही लो प्राइस है, बहुत ही लो प्राइस जिसे कहते हैं ना। आप प्राइस सुन के बोलोगे भाई बहुत ही, यार इतना कम प्राइस है कि बहुत रीजनेबल प्राइस है, अफोर्डेबल, क्योंकि एजुकेशन हमेशा से अफोर्डेबल होना चाहिए। कोई शो, कोई मतलब कोई शौक नहीं होता इस चीज का कि हम प्राइस बढ़ा दें या फिर मतलब अफोर्डेबल ना बनाएं। बट आपको पता होगा एजुकेशन अफोर्डेबल ही होनी चाहिए, दैट्स वाई प्राइस बहुत ही लो है। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके ये पीडीएफ बाय कर सकते हो प्रॉपर। एंड क्वेश्चन वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो मैं वहीं पे भेज दूंगा आपको, ये वाले जो मैंने ऊपर लगाए, ये लगाए होंगे यहाँ पे। सो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। ओके, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि स्टैटिस्टिक क्या होता है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि डाटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, और फिर उससे कोई काम का डिसीजन निकालना, या सिर्फ नंबर्स नहीं है। ये नंबर की कहानी है प्रॉपर। एक नंबर होता है, नंबर के साथ खेलना, कलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर एनालाइज करना, फिर उससे कोई काम का डिसीजन निकालना, ये होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया। एक सेकंड में इसका टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ, तो एक सेकंड। ओके, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है इसके, सिचुएशन मान लो, एक कपिल शर्मा ने एक नया कॉमेडी शो चलाना है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम किस लोगों की तरह, मतलब किस लोग की लोग किस तरह से जोक ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, डाटा कलेक्ट किया। सबसे पहले क्या स्टेप था हमारा, डाटा को कलेक्ट करना।
अब उन्होंने क्या करा, कपिल ने अपनी टीम को बोला कि आप हर एक एपिसोड के बाद ऑडियंस से फीडबैक लो, कि फीडबैक फॉर्म भरवाओ बेसिकली। उससे हम डाटा को कलेक्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि ऑडियंस को सबसे ज्यादा चीजें पसंद क्या आ रही हैं। तो फिर डाटा कलेक्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने एनालाइज किया। अब एंट्री होती है हमारे अमिताभ बच्चन साहब की, एकदम बड़े एनालिस्ट के रूप में, जो मैंने आपको बताया ना कि एक बड़ा एनालिस्ट या फिर एक डाटा साइंस मतलब बंदा होता है उनके पास, जो स्टैटिस्टिशियन जिसे कहते हैं, तो उन्हें ही हम डाटा एनालिस्ट के रूप में कहते हैं। तो वो कंप्यूटर पर सारा डाटा देखने के बाद कहते हैं कि देवी और सज्जनों, स्टैटिस्टिकल डाटा से पता चलता है कि 80% जनता को अर्चना पूरन सिंह जी का हंसना और कपिल जी का सिद्धू पाजी पर जोक मारना सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। तो यहाँ से क्या करा कि हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि यहाँ पे डाटा को कलेक्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 80% जनता क्या पसंद कर रही है। अब डिसीजन क्या होगा, स्टैटिस्टिक की मदद से कपिल ने को पता चल गया कि हाँ भाई, शो की टीआरपी बढ़ने के लिए कौन सी सेगमेंट हिट है। तो वो और ज्यादा अर्चना जी को हंसाएंगे, हा 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 हा, जैसे आपको पता ही है वो कैसे हंसती हैं। और ज्यादा वो सिद्धू पाजी पे जोक मारेंगे, और ज्यादा वो मतलब लोगों के लिए वर्क करेंगे ताकि उनकी टीआरपी बूम करे। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंस इन डिफरेंट फील्ड। स्टैटिस्टिक्स की हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंस होती है, आपको ये बात तो पता ही होगी। हर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन थ्री फील्ड्स, एक बिजनेस में, एक मेडिसिन में एंड एक इकोनॉमिक्स में। और बिजनेस में क्या, अब मार्केट ट्रेंड और कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज करने के बाद डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, इसी को हम बिजनेस में हेल्प करने के लिए कहते हैं। सेल्स में रेवेन्यू और प्रॉफिट का फोरकास्ट और प्रेडिक्ट करना की इनेबल करता है कि हम लॉस में है, प्रॉफिट में है। मतलब फोरकास्ट होता है कि एक प्री असम्पशन की हाँ भाई हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेस इंप्रूवमेंट में भी फैसिलिटेट करता है ये स्टैटिस्टिक बिजनेस को। मेडिसिन में किस तरह करता है, डिसीज पैटर्न और ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने में ऐड करता है। ट्रीटमेंट और मेडिसिन की इफेक्टिवनेस इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च स्टडीज को सपोर्ट करता है सॉरी। एक इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करता है, इकोनॉमिक्स इंडिकेटर एनालाइज करके जैसे पॉलिसी मेकिंग में असिस्ट करता है। मार्केट बिहेवियर और इकोनॉमिक ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। रिसोर्स एलोकेशन और बजटिंग में फैसिलिटेट करता है। कौन करता है, इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स आपका वीक है तो आपको एक चीज पता होगी कि अगर आपको इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू, जैसे आपको पता है कि रेवेन्यू दो चीजों से मतलब जनरेट होता है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट लेन देन, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब वो चीज अगर हम एनालाइज कर लेंगे कि हमारा इनफ्लो कैसा हो रहा है, आउटफ्लो कैसा हो रहा है, तो हम इजीली इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये इसी इन्हीं चीज में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है स्टैटिस्टिक। अब अगर ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में तो आप आराम से बना के बिजनेस में, मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में, ट्रैवलिंग, मतलब बहुत सारी चीजों में भी हेल्प करता है। बट ये थ्री मेन एग्जाम्पल मेरे को था कि मैं आपको दे दूं, तो मैंने आपको दे दिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन टू की तरफ, जिसका है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया ना यहाँ पे, अब अगर आप ये वाले इंग्लिश वाले नोट्स पे जाओगे तो आप यहाँ से ये चीज आराम से मतलब इंग्लिश में रीड कर सकते हो। जैसे कपिल टोल हिज टीम टू गेट फीडबैक फ्रॉम फील्ड द ऑडियंस आफ्टर ईच एपिसोड नाउ एंटर ऑन अमिताभ बच्चन सेज एज अ बिग एनालिस्ट ही लुक्स एट ऑल द डाटा कंप्यूटर्स एंड ऑल business help in decision making by analyzing market trends and consumer enable forecasting and predicting sales revenue and profits. मेडिसिन एड्स इन अंडरस्टैंडिंग डिजीज पैटर्न। अब यहाँ से आप रीड कर सकते हो प्रॉपर, इसीलिए मैंने प्रॉपर इंग्लिश की आपकी वीडियो बनवाई है ताकि आप इंग्लिश में भी रीड कर सको। इंग्लिश में तो आपको समझा ही रहा हूँ, आप इंग्लिश में भी रीड कर सको, तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा ये चीज। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन टू की तरफ, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज पर क्या असर पड़ता है इसका अंदाजा प्रिडिक्शन से लगाया जाता है, उसी को हम रिग्रेशन कहते हैं। और उसमें दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है, और एक होता है वाई जो होता है डिपेंडेंट। अब जो हमारे हाथ में है वो हमारा कॉज होता है, और जिसकी वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है वो इफेक्ट होता है। इसी को हम कहते हैं रिग्रेशन। बहुत इजी है। अब इसका एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ y क्या है, हमारा y हमारा टारगेट है जो डिपेंडेंट है, और x हमारा इनपुट है जो इंडिपेंडेंट है, और एक कांस्टेंट इंटरसेप्ट है जो हमारा b है, और b है एक लाइन का स्लोप। इंटरसेप्ट हमारा a प्लस बी एक्स, हाँ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। a हमारा कांस्टेंट इंटरसेप्ट है, b जो है हमारा ये स्लोप स्लोप है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल समझ लेते हैं इसका, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। अब जैसे आपको पता होता है, अब पता है कि ऋतिक रोशन अपनी नई मूवी के लिए बॉडी बना रहे हैं। अब वो चेक करना चाहते हैं कि उन्हें डेली वर्कआउट आवर्स के उनके मसल मास पर क्या असर पड़ता है, तो वो रिग्रेशन कनेक्ट करेंगे जिम आवर्स को एक्स से। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब इसे ऋतिक रोशन कंट्रोल कर सकते हैं, वो 4 घंटे जिम करे, 5 करें, 6 करें, ये इंडिपेंडेंट टोटल उनके हाथ में है कि उसे वो कैसे कंट्रोल करते हैं। अब मसल मास जो है वो वाई है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो उनके हाथ में नहीं है, वो जिम के घंटों पर टिका है। वो उनके हाथ में नहीं है कि वो एकदम मसल फुला देंगे, 1 घंटा मार के वो दिखा रहे हैं कि भाई बॉडी बन गई, नथिंग लाइक दैट। सो
प्रिडिक्शन क्या है इसमें? अगर ऋतिक पहले कुछ महीनों के इस फॉर्मूले में डालेंगे तो रिग्रेशन लाइन उन्हें एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन दे देगी कि अगर आप रोज 2 घंटे के बदले 3 घंटे वर्कआउट करेंगे तो आपका मसल मास 1.5 kg बढ़ जाएगा, विच इज गुड फॉर योर मूवी। एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशन होती है इसमें रिग्रेशन में। अगर आपके पास पूरी चीजें हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब हर एक चीज है। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। इसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमारे अमिताभ बच्चन साहब और कपिल शर्मा का सहारा लेंगे। रिग्रेशन के दो मेन कोफिशिएंट होते हैं, एक होता है बाई वी एक्स, मतलब वाई ऑन एक्स। अब अगर देखो जी, वाई वाई सॉरी बी वाई एक्स, वाई एक्स का मतलब है वाई ऑन एक्स। अगर यहाँ पे होता एक्स वाई तो एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई पहला वाला इसके ऊपर आएगा, जैसे ये जो भाई ये वाला इसके ऊपर आएगा, एक्स ऑन वाई, एक्स वाई एक्स। ठीक है। अब इसका दोनों का साइन हमेशा सेम होता है, ये दो ट्विन प्रॉपर्टी में काम करते हैं। अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा एट एनी कॉस्ट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक रिग्रेशन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना प्रॉपर्टीज में कि रिग्रेशन दोनों ट्विन प्रॉपर्टी होते हैं, अगर एक प्लस है तो दूसरा वाला प्लस एट एनी कॉस्ट होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर फिल्म दीवार में थे, अगर एक भाई अच्छे रास्ते पर है तो दोनों का रिश्ता अलग है, पर दोनों का डायरेक्शन फिक्स्ड है, इट्स कॉल्ड ट्विन प्रॉपर्टी। अब सेकंड, इनका साइन हमेशा एक दूसरे के साथ लॉयल रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। अगर आप सारे डाटा में कोई नंबर प्लस या माइनस कर दो चेंज ऑफ ओरिजिन तो रिग्रेशन कोफिशिएंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक डाटा है और डाटा चेंज में अगर आप उसमें प्लस माइनस कर दोगे तो उस डाटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप डाटा को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो डाटा चेंज ऑफ स्केल के अंदर आ जाएगा, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बदल जाएंगे। चेंज ऑफ कोफिशिएंट के अंदर नहीं, चेंज ऑफ ओरिजिन होता एक देखो, एक होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, एक होता है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्केल में मल्टीप्लाई से डाटा चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर एक तरह का इकोनॉमिक टाइम मशीन या बैरोमीटर होता है। ये बताता है कि समय जो है वो टाइम के साथ चीजों का प्राइस, क्वांटिटी या वैल्यू में कितना बदलाव लेके आया है, कितना परसेंट चेंज आया है। जैसे ओल्ड ओल्ड प्राइस अपॉन न्यू प्राइस, ये इसका फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर का। मेरे को लगा आपको बता दूं तो मैंने बता दिया। अब इसमें हम किसी एक पुराने साल को बेस ईयर, जैसे हम 100 मान लेते हैं, पकड़ते हैं और उससे आज के करंट ईयर को कंपेयर करते हैं, इट्स कॉल्ड इंडेक्स नंबर। पुराने से नई चीज की ओर बढ़ना। जैसे सिचुएशन मान लो, जैसे अनन्या पांडे उदास बैठी हैं और बोलती हैं, यार माय स्ट्रगल्स आर सो रियल, 2016 में मैंने एक डिजाइनर आउटफिट जितने का आता था, आज 2026 में उसकी प्राइस आसमान छू रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तभी वहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी आते हैं और स्माइल करके बोलते हैं कि बेटा अनन्या, टेंशन मत लो, चलो इसको इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट करते हैं। मान लो 2026 आपका बेस ईयर है, मैं उस ड्राइस की जो प्राइस थी वो 10,000 रुपए थी, हम इसको स्कोर देते हैं 100। अब आज जो ईयर है 2026, एक करंट ईयर है, मान लो वही ड्रेस आपकी जो है वो 25,000 की हो गई, तो आज का इंडेक्स नंबर आपका निकल कर आएगा 250। अब इसमें कंक्लूजन क्या निकला? कलाम जी ने अन्य को समझाते हुए कहा कि इंडेक्स नंबर 100 से बढ़कर 150 हो गया, इसका मतलब महंगाई 150% बढ़ गई। इट्स कॉल्ड इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आपकी हेल्प करता है पता लगाने के लिए कि क्या चीज कितने से बढ़ के कितनी हुई है। अब जैसे हमें यहाँ पे पता लग गया अब्दुल कलाम जी की वजह से कि 150% की बढ़ोतरी हुई है, इसमें अनन्या का स्ट्रगल कुछ नहीं है, 150% की महंगाई जो है वो दर से बढ़ गई है। अब टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, एक होता है प्राइस इंडेक्स नंबर, एक होता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, एक होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। तीनों को मैं आपको समझा देता हूँ। प्राइस इंडेक्स नंबर, महंगाई, ये बताता है कि समय के साथ कमोडिटीज मतलब गुड्स के प्राइस में कितना चेंज आया है। इसको दो सब टाइप्स होते हैं, एक होता है डब्ल्यूपीआई, एक होता है सीपीआई। सीजेपी नहीं, सीपीआई। सीजेपी को जनता पार्टी नहीं, सीपीआई। जैसे मैंने इसको पढ़ा था, मेरे को एकदम सीजेपी थोड़ा सा माइंड में स्टक हो। होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो होलसेल मार्केट बड़े गोडाउन के प्राइस चेंज को दिखाता है वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब एक होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हम और आप जैसे लोग कंज्यूमर दुकानदारों के पास जाते को पैसा देते हैं, उस रिटेल प्राइस को नापता है, वो होता है सीपीआई। अब एक होता है फिर कनेक्ट मतलब करके देखते हैं हम इसको। जैसे अमिताभ बच्चन साहब जब पूरे देश की महंगाई का भाषण देते हैं तो वो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का ही यूज करते हैं। एक होता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्रोडक्शन, ये पैसा नहीं दिखता, यहाँ देखना जाता है कि देश में माल जो गुड्स प्रोडक्शन कितना ज्यादा या कम बना है।
जैसे ऋतिक रोशन की फैक्ट्री पिछले साल 1000 कार्स बना रही थी और इस साल उन्होंने 1500 कार बनाई है, तो क्वांटिटी इंडेक्स से पता चलेगा कि देश की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कितना ग्रो हुआ। इट्स कॉल्ड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एक होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर, प्राइस इनटू कॉमन क्वांटिटी। ये दोनों का मिक्स होता है, ये प्राइस भी देखता है, क्वांटिटी भी देखता है। ये बताता है कि किस बिजनेस या देश की टोटल मॉनेटरी वैल्यू, टोटल खर्चा, टोटल कमाई में कितना बदलाव आया है एक साल के अंदर। बेस ईयर और करंट ईयर, हमेशा बेस ईयर को करंट ईयर से ही इसमें मेजर किया जाता है, मतलब वो किया जाता है मैच। अब हम चलते हैं अपने मैट्रिक्स की टाइप, मैट्रिक एंड टाइप्स की तरफ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। मैट्रिक्स क्या होती हैं? जब हम बहुत सारे डाटा, नंबर्स या आइटम को रोज, मतलब स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, और कॉलम स्टैंडिंग वर्टिकल लाइंस ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या ब्रैकेट बन जाता है, इसमें साफ साफ अरेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स का यूज बड़े से बड़े बिजनेस और डाटा को सुलझाने के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी खिचड़ी ना पके। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बड़ा प्रोड्यूसर है जो अपनी आने वाली दो अलग अलग मूवीज, एक्शन और ड्रामा के लिए अमिताभ बच्चन साहब और ऋतिक रोशन की फीस का डाटा अरेंज कर रहा है। अगर हम इसको एक टेबल में लिखे मैट्रिक्स करके, मैट्रिक्स हम बाद में करेंगे, अभी से हम एक्शन मूवी में देखते हैं कि अमिताभ बच्चन की फीस है 10 करोड़ रुपए, वहीं पे ऋतिक रोशन की फीस है 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए। अब ड्रामा मूवी में अमिताभ बच्चन जी की फीस है 12 करोड़ रुपए, ऋतिक रोशन की फीस है 15 करोड़। तो अब इस टेबल के नंबर्स को हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में इस तरह की लाइन ये होता है। अगर आपका ये चीज ऐसे है, मतलब एक रेक्टेंगुलर एरे, मतलब जैसे एक बॉक्स बना दिया प्रॉपर ऐसे, ऐसे यहाँ पे उसने लिखा ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन का, यहाँ पे उसका, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका मैट्रिक्स। इसे ही कहते हैं मैट्रिक्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितनी तरह की होती है? मैट्रिक्स होती है 9-10 तरह की। मैं आप ये आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। देखो, सिंगलटन भी आ चुकी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ चुकी है, डायगोनल भी आ चुकी है, स्केलर भी, एक सेकंड, स्केलर भी आ चुकी है, एंड ट्रायंगुलर भी आ चुकी है, ऑर्थोगोनल भी आई थी। अब ये जो बची है, ट्रायंगुलर बची है, स्केलर बची है, कॉलम बची है, रो बची है, ये मैं आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा कि अगर ये भी आपके एग्जाम में आती हैं तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट दीज। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना। मैं आपको ये चीज यहाँ पे, मैंने ये चीज दो, मैंने पेज ब्लैंक छोड़ा है, आई एम सो सॉरी, मैंने पेज यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, किस लिए? ताकि मैं आपको यहाँ पे ये चीज अच्छे से समझा सकूं कि मैट्रिक्स को, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनसे अगर आपका एक शॉर्ट नोट आ जाता है या 20 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, जिनका आपके जिनके अंदर आपको बोल सकता है कि एक्सप्लेन मैट्रिक्स एंड देयर डिफरेंट टाइप्स, तो आप इसके जितने भी टाइप है वो डिफरेंट अलग अलग तरह से, मतलब सिंपली बता सकते हो। अब पहली जो मैट्रिक्स है हमारी, वो है हमारी रो मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है। आपको जो मैं बातें कह रहा हूँ, आपको ये बस याद रखनी है, आप इसलिए बना के लिख सकते हो। इसमें कॉलम जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती इसमें कॉलम की। फॉर एग्जाम्पल 5 11 7 8, ये हो गई आपकी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 4। अब ये 1 into 4 मैंने क्या लिखा है? वन जो है ये, एक सेकेंड, पेन चेंज करते हैं एक बार। ओके, जो ये 1 है ये है आपकी रो, और जो पीछे लिखा जाता है ये लिखा जाता है आपका कॉलम। ये ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मैट्रिक्स। आप अब मेरी बात समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। एक मैट्रिक्स कुछ नहीं होती, एक एरे होता है सिर्फ। मतलब आप चीजों को इस ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्म में लिख के यहाँ पे उनका ऑर्डर लिख रहे हो। n/n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 4 2 2 4 होता तो यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स बन गई, ये ऐसी होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, जो है आपकी, एक सेकेंड, हाँ, ओके, नेक्स्ट है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। इसमें उल्टा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या क्या चीज कह रहा हूँ। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है, एंड इसमें जो रो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। कितनी भी लिमिट नहीं है, बस उनकी कोई भी कितनी भी हो सकती है, 10 20 कुछ भी। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास, ग्रीन पेन से लेंगे, 4 2 1, ये होगी 3/1 की मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। इसमें आपका सिर्फ एक ही कॉलम होता है, कॉलम एक, और रो कितनी भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5, डिपेंड करता है वो एग्जामिनर पे कि वो कैसे, मतलब क्या दे रहा है। अब नेक्स्ट हमारी थर्ड क्या है? हमारी सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होती है? नाम से क्लियर है ये तो।
इसमें सिर्फ एक ही रो होती है और एक ही कॉलम होता है। 1 रो 1 कॉलम। एग्जाम्पल 10 1 बाय 1 की मैट्रिक्स। ये होती है आपकी सिंगल मैट्रिक्स। नेक्स्ट होती है आपकी जो इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये नाम से क्लियर नहीं है, समझते हैं इसको एक बार। स्क्वायर मैट्रिक्स की जो शर्त है वो है कि आपकी इसमें रो एंड कॉलम जो हैं वो मस्ट बी इक्वल। मस्ट बी इक्वल, इसमें जो आपके कॉलम होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 2 2 4, 2 by 2 की मैट्रिक्स ये होगी। 4 2 1 3 4 5 6 7 8, 3 by 3 की मैट्रिक्स। ये आपकी 3 by 3 की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। बट इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है और निकालने के लिए आपको ये चीजें दी जाती हैं तो आपके मतलब दिमाग में रहना चाहिए कैसे निकालते हैं। अगर आपसे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, n इंटू एन, 2 into 2। अगर इसमें पूछूं कि इसमें कितने एलिमेंट है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, तो आप कैसे बताओगे, n इंटू एन, 2 into 2, 4 एलिमेंट है। ठीक है। अगर मैं इसमें आपसे पूछता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हैं इसमें, तो अब आपके दिमाग में आएगा यार ये वर्ड क्या है, डायगोनल क्या होता है। तो मैं भी बता वो ये चीज भी मैं ही बताऊंगा आपको। डायगोनल इज नथिंग बट दिस इज, एक सेकंड इस पेन चेंज करते हैं। ये आपका डायगोनल होता है। अब डायगोनल क्या है कि जब हमारी मैथमेटिक्स में दो डायगोनल दिए गए थे, एक होता है फर्स्ट सेमी डायगोनल, एक ये वाला होता है सेमी डायगोनल, एक होता है सेकेंडरी डायगोनल। एक सेमी एक सेकेंडरी। बट इस वाले को हम किसी भी ऑपरेशन में काउंट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इस वाले को काउंट करते हैं जो 4 4 8 वाला है। 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हुए, 3। तो आप याद रखना, जैसे इसमें अगर हम पूछ रहे हैं कि डायगोनल क्या है तो इसमें दो डायगोनल एलिमेंट है, ये होता है आपका डायगोनल। याद रखना ये चीज, आपको आगे भी काम आएगी। अब इसमें एक चीज और होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। अगर ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं तो आप मेरे को बताओ, बोलोगे कि आप जो डायगोनल है उसमें से नॉन डायगोनल माइनस कर दो। तो फिर मैं क्या करूंगा, जब हमारे टोटल एलिमेंट, अगर मैं इसमें पूछ देखता हूँ कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3 का स्क्वायर 3 9, इसमें टोटल कितने हैं 9, और 9 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा तो 6। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। बस स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको इतना याद रखना है, बस वो काफी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, जो है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। हम पर अब पढ़ रहे थे ना हम डायगोनल क्या होता है, तो अब डायगोनल मैट्रिक्स ही आगे देखो। ओके, तो हमारी 5th नंबर की डायगोनल मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। मैं इसे हाथ से इसलिए लिख लिख के समझा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते टॉपिक को, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं आपको सोच रहा था मैंने कि आराम से समझा दूंगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इट मस्ट बी अ, सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर वो डायगोनल है तो उसका स्क्वायर होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, उसका स्क्वायर होना ही उसकी रिक्वायरमेंट है। इसकी तीन मेन मेन रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है इसकी, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल आर जीरो। जितने भी एलिमेंट आपकी इसकी मैट्रिक्स में है, जैसे 2 by 2 की मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बनाई, 1 2 0 0, डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट का जीरो होना इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है। याद रखना ये चीज। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे कि मेरे को बताओ कि ये 0 0 और 0 0 क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आप मेरे को बताओ, मैंने अभी आपको ये वाली चीज बताई कि इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ भाई ये है, 2 by 2 की है, स्क्वायर है। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल जीरो, इनको छोड़ के जीरो है, हाँ भाई है। अब ये भी जीरो है तो आप कंफ्यूज हो कि नहीं ये इसमें तो ये डायगोनल भी जीरो है, क्या पता ना हो। तो थर्ड पॉइंट है, डायगोनल एलिमेंट में और में नॉट बी जीरो, चाहे तो जीरो हो सकते हैं और ना चाहे तो ना हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर, यस यस, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स गाइस, ये आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स है।
तो आप ये चीज याद रखना है, 3 पॉइंट बहुत है आपको डायगोनल मैट्रिक्स में याद रखने के लिए। अब यहीं पे मैं आपको ट्रेसिंग का एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ट्रेसिंग क्या होती है? ट्रेसिंग भी आपका वर्ड अगर कहीं पे एग्जाम में आता है तो ट्रेसिंग भी आपको पता होनी चाहिए। ट्रेसिंग सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या है ट्रेसिंग? ट्रेसिंग इज नथिंग बट द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, दैट्स इट। ये होता है आपका ट्रेसिंग। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? टी आर ब्रैकेट में ए इससे। अब जैसे ये वाली मैट्रिक्स थी, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे को आप बताओ कि इसका मैं पूछता हूं कि इसका मेरे को ट्रेसिंग बताओ, तो 2+1 टी आर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। और हर एक मैट्रिक्स के आगे एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसे लिखा हुआ ए या बी, कुछ ऐसा ऐसा, तभी वो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी अच्छे से क्लियर हो गया। और हम चलते हैं अपने 6th मैट्रिक्स की तरफ, जो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है समझते हैं। स्केलर मैट्रिक्स इट इज ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which value of diagonal elements are same। हाँ जी, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके जैसे मैंने अभी आपको ऊपर क्या पढ़ाया, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डायगोनल एलिमेंट जब आपके सेम होते हैं, बाकी सब जीरो है, तो ये आपका एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है। 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग बट सेम, इट्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आपकी स्केलर मैट्रिक्स भी कंप्लीट होगी। तो वो कौन सी मैट्रिक्स बची है आपकी? अब हम चलते हैं ट्रायंगुलर, ऑर्थोगोनल एंड चेन। अब हम चलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। ये थोड़ी सी उल्टी है, आपको ये मतलब समझ आ ही जाएगी, पर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब मैं यहाँ पे पहले दो चीज बना देता हूँ, क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं आपके, एक अपर ट्रायंगुलर है, एक लोअर है। अपर, लोअर, ठीक है। अपर मैट्रिक्स के अंदर जैसे हमने पढ़ा कि ए, जैसे यहाँ पे मान लो कि 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। बी 1 2 3 0 0 0 0 0। ओके, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को इसमें बताओ कि अपर डायगोनल कौन से हैं, अब मेरे को आप बोलोगे कि अपर डायगोनल जो एलिमेंट हैं वो मस्ट बी जीरो, मस्ट जीरो। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जो अपर डायगोनल एलिमेंट होते हैं, अपर एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। अब आप इसमें सोच रहे होगे यार ट्राइंगुलर अपर मतलब ये होगा, हम अपर मतलब तो ये वाला होना चाहिए, बट नहीं, इसमें उल्टा चलता है। अपर वाले ये होते हैं, ये मस्ट बी जीरो, ये चाहे तो जीरो हो सकते हैं, चाहे ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में अपर में ये काउंट नहीं होता, ये नहीं आएगा इसमें। इसमें नीचे वाले जो एलिमेंट है ये आते हैं, और ऊपर वाले में, लोअर वाले में ऊपर वाले आते हैं। ये आपका लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया 0 0 0, मस्ट बी जीरो। ये आपकी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है, इतनी आसान, बहुत आसान। अब एक आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ना वो क्या नाम है, स्केलर जैसी होती है कि उसके भी डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, 1 1। बट हाँ, ये भी आपको समझनी चाहिए, एट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट मैं आपकी कंफ्यूजन एक सेकंड में दूर कर दूंगा। जैसे हमने पढ़ा था डायगोनल, डायगोनल में क्या पढ़ा था हमने, जो बीच के डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए वो मस्ट बी इक्वल, मस्ट सेम। बट हम इसमें पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट मस्ट जीरो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मस्ट 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 वन, मस्ट वन, सो ये आपकी 1 1 0 0, ये आपकी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरफ। ऑर्थोगोनल भी थोड़ी सी ट्रिकी है बट इजी है।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जब हम किसी इसमें मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे। जैसे ए मैट्रिक्स की जब हम उसके ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, ये होती है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे हो यार ये ए क्या है, ये ए ट्रांसपोज क्या है, तो भी आप वही आपका भाई आपको समझाएगा। आप एक चीज बस एक मेरी जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो याद रखो, अगर किसी मैट्रिक्स की उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें एंड आइडेंटिटी आ जाए, सेम वही चीज आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद भी, दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब मैं आपको समझाता हूं कि ट्रांसपोज क्या होता है। व्हाट्स ट्रांसपोज? ट्रांसपोज कुछ नहीं होता, ट्रांसपोज होता है, देखो मैंने ये लिखा, अब अगर मैं इसका जैसे मैंने ये 258 ऐसे लिखा ना, यहाँ पे 258 में ये 258 ऐसे लिखा है यहाँ पे, अब मैं इसको सीधा ना लिख के ट्रांसपोज करूंगा इसका उल्टा ऐसे 258। अब ये 169 ऐसे लिखा था, मैं इसको 169 ऐसे लिखूंगा। ये 4710 ऐसे लिखा था, मैं इसको 4710 ऐसे लिखूंगा। ये हो गया इसका ट्रांसपोज, इसे रोटेट करके लिख देना, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब मैं जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो जब यही मैट्रिक्स आ जाएगी तो इट इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये होती है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बट एक चीज आप ध्यान रखना, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज डिटर्मिनेंट, बट इसका डिटर्मिनेंट जो होता है ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना, ओनली वन एंड -1। इसका डिटर्मिनेंट बस यही हो सकता है, इसका डिटर्मिनेंट कुछ और नहीं हो सकता, ये चीज भी याद रखना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, जो हमारी लास्ट मैट्रिक्स है शायद सिंगुलर, है ना? यस, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में एक चीज याद रखना, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा और हमेशा जीरो आएगा। अब आप सोच रहे हो यार डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक है ये डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आपको हम पढ़ाऊंगा डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट। ठीक है, डिटर्मिनेंट पे हम सीख लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा और हमेशा जीरो ही आएगा एट एनी कॉस्ट, एंड इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स भी हम आगे सीखेंगे निकालना। इनवर्स डज नॉट, स्पेलिंग गलत देख लेना, बिकॉज ये डिफाइन ही नहीं हो पाता है इसका इनवर्स। नीचे जो मतलब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है इसके इनवर्स निकालते टाइम, वो आपको मतलब सीखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने उसकी तरफ। हाँ, और ट्रांसपोज अगर हम आप जब ट्रांसपोज निकालते हैं ना, तो ये जो जो एलिमेंट होते हैं, जैसे ये वाला जो एलिमेंट है, जब हम इसे ऐसे करके लिखेंगे तो ये सेम आएगा चीज, ये आप ये चीज याद रखना, ये स्क्यूज मैट्रिक्स में भी काम आता है। ठीक है, हमारे मैट्रिक्स का काम भी हो गया, हमने सारी मैट्रिक्स पढ़ लिया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है, पहले इसके ऊपर आप ये पढ़ लो, डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या होता है, डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैट्रिक्स तो सिर्फ एक अरेंजमेंट था कि हाँ भाई हमने ऐसे करके अरेंज कर दी चीजें। अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर्स को रोज और कॉलम में सजाकर बैठने का तरीका होता है ये डिटर्मिनेंट। अब लेकिन डिटर्मिनेंट क्या करता है, ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल रो एंड इक्वल कॉलम वाले मैट्रिक्स को मैथमेटिकल रूल से सॉल्व करके एक सिंगल फाइनल नंबर वैल्यू निकाल कर देता है, इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट में करते थे ऐसे ऐसे, बट इसको हम करेंगे सिंपल ब्रैकेट में क्लोज, जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। आपने देखा था कि हम ब्रैकेट को उसे क्या नाम है उसका, मैट्रिक्स मैट्रिक्स को कैसे वो कर रहे थे उसमें ब्रैकेट में, लाइक दिस, बट यहाँ पे सिंपल ऐसे डंडा खींच के इसके अंदर वैल्यू लिखी जाएंगी, वो होता है आपका डिटर्मिनेंट। ये चीज आप याद रखना। अब जैसे मान लो एक मूवी बिजनेस का मैट्रिक्स है 4325, और मैं आपसे कहता हूँ उसका मेरे को
वो निकाल के दो डिटर्मिनेंट। अब हमारे अमिताभ बच्चन साहब आते हैं और कहते हैं देवी और सजनों, इस मैट्रिक्स की एक फाइनल सॉल्व वैल्यू क्या है? तब एंट्री होती है ऋतिक रोशन की, जो एकदम शार्प मैथमेटिकल स्टेप्स को सॉल्व करते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 14। अब इन्होंने 14 कैसे निकाला वो हम सीखेंगे यहाँ पर। हाउ टू फाइंड एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एनी नंबर, एनी मैट्रिक्स। हेडिंग डाल लो आप वीडियो को 2x पे करके देख सकते हो, है ना। हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना, क्योंकि मैट्रिक्स की जो ये होती है कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे एक बार। एंड ये रहा पेन। अब आपको जैसे मैंने बताया डिटर्मिनेंट भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, ये भी याद, ये ध्यान रखना आप कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। एग्जांपल 2x2 की मैट्रिक्स का, 3x3 की मैट्रिक्स का। ठीक है, अब हम एक बार एक मैट्रिक एक एग्जांपल लेते हैं और एक अच्छा सा मतलब क्वेश्चन ही करते हैं। अब डायरेक्ट हम करेंगे क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन से समझा दूंगा, है ना। नहीं, पहले एक छोटा सा जो ऊपर हमने देखा था ना, यहाँ पे इसे उतार लेते हैं, सॉरी। 4235, ये 2x2 की 4325, 4325। अब अमिताभ बच्चन ने बोला देवी और सज्जनों, इसका मेरे को आप डिटर्मिनेंट निकाल के दो, ये ऐसे ए निकाल के दो इसका। ठीक है, अब मेटा इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालते वक्त आपको जो ये वैल्यू दिख रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, आपको कुछ नहीं करना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, और माइनस का साइन लगा के दोनों का आंसर जो भी आएगा वो आपका फाइनल डिटर्मिनेंट होता है। जैसे 5 × 4 20, माइनस 2 × 3 3 2 6 -6, आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 14। ऊपर चेक करते हैं, यस 14, ये होता है आपका डिटर्मिनेंट। बट ये 2x2 की मैट्रिक्स का निकालना बहुत आसान होता है, बहुत ईजी है। बट जब ये आ जाता है, ये हमने यहाँ पे निकाला 2x2 की मैट्रिक्स का, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना। अब जब निकालेंगे हम 3x3 का, यार ऐसा नहीं निकलता, 3x3 में थोड़ा सा लॉजिक है, बट वो भी आपका भाई आपको छुटकियों में समझा देगा। अब एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लो, एक्स वाई, जैसे कुछ 2 1 3 5 2 4 4 2 6, ये हमारी होगी एक 3x3 की मैट्रिक्स, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, जो हमें हमने ऊपर पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। अब हम यहाँ पे इस काम को निकालने के लिए डिटर्मिनेंट, अब ये किसी को, अब जैसे यहाँ पे तो आपने कर दिया 5 × 20 3 दूनी 6, 20 में से 6 गए 14, आंसर आ गया। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 2x2, यहाँ पे तो नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर नंबर डाल दोगे, प्लस माइनस प्लस, ये डाल दिया। अब कुछ नहीं करना, पेन को एक बार चेंज करते हैं रेड पे। अब रेड पे पेन को चेंज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है काटा पीटी। काटा पीटी मतलब, अब जैसे 2 है, अब 2 का क्या करना है, आपको 2 को छुपा लेना है। 2 वाली रो कैंसिल कर दो, 2 वाला कॉलम कैंसिल कर दो। ये कैंसिल करने के बाद मान लो कि ये यहाँ से हट गया, अब क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ ये दिख रहा है। इसकी आप करो मल्टीप्लाई, 2 को आप एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 दूनी 12, माइनस 4 2 जा 8, ब्रैकेट क्लोज। ऊपर क्या साइन है यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। अब सेम, अब जो हमने यहाँ पे चीज की, ओके मेरे को ये कैसे हटाना पड़ेगा, एक सेकंड, हाँ। अब ये करेंगे हम इस वाली, जैसे हमने अब 1 को पकड़ लिया, अब 1 को पकड़ने के बाद हमने क्या, 1 की काटा पीटी, 1 की रो कैंसिल, 1 का कॉलम कैंसिल, क्या बच गया, 5 6 4 और 4, 5 6 जा भैया 30, सॉरी यार, 5 6, अब 1 को पहले 1 को सीधा का सीधा ऐसे उतार लो। अब यहाँ पे करोगे 5 6 जा 30, माइनस 4 4 जा 16, हाँ। इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन। अब क्या होगा, 3 को पकड़ो, 3 की रो को और कॉलम को काटा पीटी कर दो। काटा पीटी करने के बाद 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, यहाँ पे प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ये जो प्लस का साइन यहाँ पे आया है, 3 के बाद 10 -8, जो 10, ये 10 -8 कैसे आया, ये वाली कैंसिल करने के बाद 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 4 × 2 -14 + 3 × 2,
12 में से 8 गए 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 14 प्लस 3 6, आंसर आ गया आपका 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट 0 भी आता है, इसका डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 0। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको इस कुष्टुमताई से ठीक से समझ आया होगा, तो अब इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। होमवर्क इन द सेंस कि जैसे मैंने यहाँ पे सेम चीज करी है ना, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे करके मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताना है। मैं आपको दूंगा यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब 3x3 का ही दूंगा, क्योंकि 2x2 का तो बहुत ईजी होता है, 3x3 का हार्ड होता है, तो वही मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। एंड मैं कमेंट चेक करूंगा कौन किसने इसका आंसर दिया है, किसने नहीं दिया। हमारी मैट्रिक्स है 2 4 8 3 2 6 2 4 2। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकाल के मेरे को भेजना है कमेंट सेक्शन में। मैं आपका चेक करूंगा डिटर्मिनेंट इसका क्या, कितना डिटर्मिनेंट आया है। मैं आपको फिर से तरीका बता देता हूँ। प्लस सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन, यहाँ पे साइन चूज करने हैं। ये चीज आप माइंड में भी कर सकते हो और मतलब हाथ से भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे +2 लिखना है, उसके बाद ये वाली रो ऐसे काट देनी है, इसके से मल्टीप्लाई करके इससे से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ जाएगा, -4 जो भी आंसर आएगा, +8। इसकी रो काटोगे जब ऐसे, 3 × 6 6 दूनी 12, 8 की काटोगे, 8 की काटोगे तो 4 4 × 12 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ऐसे आप इसकी आपको सॉल्व करना है और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं चेक करूंगा आपका कमेंट। ओके, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ फॉर योर, ठीक है, इतना छोड़ देता हूँ कि ये प्लस माइनस प्लस रखना है। अब हमने डिटर्मिनेंट भी निकालना सीख लिया, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, इसकी प्रॉपर्टीज आप चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। कैसे? डिटर्मिनेंट के कुछ रूल्स होते हैं, लाइक जो बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन से बचा सकते हैं 1 सेकंड में। जैसे सोल्व कर दे, चलो इसका मजेदार ढंग से समझते हैं। जैसे रोज को कॉलम बना दो, वैल्यू नहीं बदलेगी। नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन रूल, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट की सारी रोज को कॉलम बना दो, यानी उसका ट्रांसपोज ले लो, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे को ऐसे लिखना, वो उसका ट्रांसपोज होता है, तो डिटर्मिनेंट की फाइनल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने 3 2 4 1 2 3 3 2 6, अगर मैं इस 3 2 4 को ऐसे 3 2 4 लिख दूं, 1 2 3 को यहाँ ऐसे लिख दूं, 3 2 6 को ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं या मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, दोनों का ही डिटर्मिनेंट सेम आएगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसकी रोज को कॉलम बना दोगे या रोज इसको कॉलम बना दोगे या कॉलम को रोज बना दोगे। ये होता है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर 2 रोज या 2 कॉलम एकदम सेम है तो आंसर 0 आएगा। अगर 1 2 3 1 2 3 4 8 2, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो उसका आंसर बिना ही सोल्व करे 0 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 1 1 2 2 3 3, दोनों रोज जो है, दोनों कॉलम जो है वो एकदम सेम है। दैट्स व्हाई आंसर आपका 0 आना तय है। इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी थेफ्ट रूल। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम के सारे नंबर एकदम एग्जैक्ट कॉपी आइडेंटिकल है, तो बिना सोल्व किए आंखें बंद करके आंसर 0 लिख दो, जैसा मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्या है? रोज या कॉलम में 0 का मेला, अगर एक भी किसी भी, जैसे 1 2 3 0 0 0 0 0 0, अगर ये आपकी मैट्रिक्स है और आपको बोला है कि जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो आप बिना फाइंड करे 0 लिख सकते हो, क्योंकि इसकी 2 रो जो है उनमें पूरा का पूरा 0 आ रहा है। दैट्स व्हाई हमारा डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। ये होता है आपका थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हेल्प करती है आपकी इजीली आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे बिना, अगर हमें नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप क्या करते? अगर मैं यहाँ पे लिखता कि आप मेरे को 1 2 3 0 8 2 1 2 3 का डिटर्मिनेंट बताओ, तो आप फाइंड कर रहे होते, निकाल रहे होते कि 1 की रो काट कर रहे होते, 2 की रो कट कर रहे होते, 3 की रो कॉल करके यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होते। एक स्मार्ट बंदा जिसने प्रॉपर्टी पढ़ी, वो क्या करता? 1 2 3 1 2 3 सेम सेम, आंसर भी है 0। इट्स कॉल्ड स्मार्ट टेक्निक। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में लिख के आनी है, जब आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, कुछ भी आएगा तो मैंने आपको पूरा क्लियर करा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा था ये भी रिपीटेडली पीवाईक्यूज में पूछा जा रहा था, तो मैं आपको इसको नीचे यहाँ पे मैंने, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। इनवर्स इनवर्स भी हम पढ़ेंगे एक बार। मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर दूँ जब मैं आपको इसके क्वेश्चन करा के दिखा दूँ, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, हम समझते हैं एक बार इसका क्या सीन है। एक सेकेंड, हाँ। तो सिंपल भाषा में समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट ब्याज होता है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके ओरिजिनल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है। आप चाहे पैसा 1 साल के लिए उधार लो
या 10 साल के लिए, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर ही लगेगा। हर साल के ब्याज एकदम सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। सिचुएशन मान लो कपिल शर्मा को अपने शो चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, अमिताभ बच्चन साहब से 10,000 रुपए उधार ले लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसकी कैलकुलेशन होगी फर्स्ट ईयर 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 ब्याज। अब जब दूसरे साल जो ब्याज होगा वो 10,000 प्लस 1,000 11,000 पे नहीं लगेगा, वो सिंपल है, इसमें कोई झंझट पीछट नहीं है। सेकंड ईयर भी 10,000 पर ही लगेगा 1,000 रुपए, थर्ड ईयर भी 10,000 रुपए लगेगा 1,000 रुपए। अब तीनों हजार का 3,000 मिला के 10,000 प्लस 3,000, कपिल शर्मा को 13,000 रुपए फाइनल अमाउंट उसको वापस करना है, किनको, अमिताभ बच्चन साहब को, क्योंकि उनका 3,000 का ब्याज हो गया और 10,000 रुपए जो उन्होंने मूल लिया था वो हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इससे टोटली डिफरेंट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, चक्रवर्ती ब्याज। इसमें चक्र घूमता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसमें जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पर नहीं लगता, हर साल जो इंटरेस्ट बनता है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है और अगले साल उस नए बढ़े हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है। इससे आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते थे, उनका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब मान लो कि अनन्या पांडे ने भी अमिताभ बच्चन साहब से 10,000 रुपए उधार लिए, पर उन्होंने 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिए 3 साल के लिए। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, अब जब हमने कपिल शर्मा का 10,000 का 10% निकाला था तो 1,000 आया था, तो नेक्स्ट ईयर जब हमने सेकंड ईयर करा था वो हमने 10,000 पर निकाला था ना, पर यहाँ पर 10,000 पर नहीं बल्कि 11,000 पर, 10,000 प्लस 1,000 11,000 पर लगेगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 11,000 का जब 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,100 रुपये ब्याज, और टोटल अमाउंट कितना हो गया 12,100। अब थर्ड ईयर हम निकालेंगे 12,100 पर, 10,000 पर नहीं, 12,100 पर, क्योंकि ये वाला ब्याज भी इसमें ऐड हो गया। दैट्स वाई थर्ड ईयर जो हमने निकाला 12,100 पर, तो उसका आया 12,010 ब्याज। तो जब 3 साल बाद वो टोटल कैलकुलेट करेगी तो इसका बैठेगा 3,010 रुपये। जैसे 10 के जो इसने उधार लिए थे मूल, और इसका ब्याज बैठा 3,310 रुपये, तो इसका टोटल देने हैं 3,300, 13,310। जबकि कपिल शर्मा को कितने कितने देने थे, 13,000। अब अमिताभ बच्चन का फायदा किसमें है, यहाँ पर, क्योंकि 310 रुपए के फायदा मिल रहा है हमें। डिफरेंस क्या है, कपिल ने दिए 3,000 पर अनन्या को देने पड़े 3,310। ये जो 310 एक्स्ट्रा झटका लगा वो है कंपाउंडिंग का मैजिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ उससे, क्योंकि आपको हो सकता है इतनी एग्जांपल समझ ना आया हो। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, मैं दोनों का एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ और एक होमवर्क दे दूंगा, आप उसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ये कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इधर साइड लिखते हैं हम अपना सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मान लो आपने किसी दोस्त से, क्वेश्चन 1 है आपका, क्वेश्चन 1 है, आपका नाम है राम। राम ने 100 रुपए उधार लिए अपने दोस्त से 10% के ब्याज पे 3 साल के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी राम ने क्या करा, राम ने यहाँ पे लिए 100 रुपए 10% के ब्याज पे 3 साल के लिए। बट अब फंडा क्या है, यहाँ पे क्या फंस गया कि राम ने जो यहाँ पे लिए ना, यहाँ पे पेन 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 पेन, ये वाला पेन पेन यूज करता है। यहाँ पर राम ने लिए थे सिंपल इंटरेस्ट पे, और यहाँ पर राम ने लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब जब 3 साल बाद राम पैसे लौटाएगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग। मतलब अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर हमें मतलब भी समझ आ जाएगा क्या मतलब इसका। ये वाला पेन, ओके। सॉल्यूशन क्या है इसका, आप देख, ये है पहला साल, ये है दूसरा साल, ये है तीसरा साल। अब जब पहले साल 100 रुपए पे 10% लगेगा, तो बच्चा बच्चा जानता है, एक दो जीरो से दो जीरो कट गई, 10 रुपए। ठीक है, इस साल का कितना होगा, 10 रुपए, पहली साल होगी। अब जब सेकंड ईयर आएगा, सेकंड ईयर में क्या होगा, सेम 100 रुपए थे उसके, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए। अब जब तीसरी साल आई यार, तीसरी साल भी सेम चीज हो रही है, क्योंकि सिंपल है, सिंपल में कोई झंझट नहीं भाई, जो है वो है 10 रुपए। अब जब इसने कैलकुलेट करा, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो जब उसने 3 साल बाद देखा, हाँ भाई मेरे पास अब पैसा आ गया, मुआवजा मिल गया हमें। अब हम क्या करना कि राम का शाम से जो पैसे लिए थे राम ने, वो पैसे दिखाने, तो उसका बना 30 रुपए इंटरेस्ट। 100 रुपए उसने लिए थे उससे, तो हमारा कितना निकला, 100 प्लस 30 रुपए
130 रुपए सिंपल इंटरेस्ट निकला जो राम को वापस करने हैं शाम को। बट ये कंप्लीटली डिफरेंट है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे भी सेम चीज थी, यहाँ पे सब कुछ सेम था, बट यहाँ पे अब डिफरेंट चीज, क्या डिफरेंट है यहाँ पे, मेथड ऑफ कैलकुलेशन। मतलब अब जब सॉल्यूशन यहाँ पे हम करेंगे तो 3 साल है, यहाँ भी 3 साल ही है, बट यहाँ चक्रवर्ती ब्याज है। यहाँ पे एक बार जब साल कंप्लीट हो जाएगी तो उसका जो ब्याज आएगा वो भी इंक्लूड होगा। मतलब अब जब पहले साल उन्होंने की भी सब कुछ सीखा, उन्होंने 100 रुपए का 10% निकाला, सेम आया 10 रुपए, उन्होंने कहा भी ठीक है। बट अब जब वो सेकंड ईयर का निकाल रहा था उसे याद आया कि यार मैंने तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है, तो ये जो ब्याज है ये भी इसमें इंक्लूड होगा, तो मतलब 110 का 10% निकालना है अब मेरे को। तो 110 का 10% कितना निकलेगा, 11 रुपए। अब जब उसने क्लास, उसका क्लास नहीं, तीसरे साल का निकाला, तो उसने सोचा यार मैं 110 पे निकाल दूं, नहीं 11 रुपए भी इसमें इंक्लूड होगा, तो ये हो जाएगा 110, 121 का 10%, 12.1 रुपए। अब जब वो इसे की कैलकुलेशन करेगा, 10 + 11 + 12.1, तो बैठेगा आपका 33.1। यहाँ पे बैठा था 30, यहाँ पे बैठेगा 33.1, 3.1 रुपए की बढ़ोतरी मिलेगी शाम को बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे टोटल अमाउंट देना पड़ेगा उसे 133.1 रुपए। ये आपका जितना सिंपल सा ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है यार। अब मैं इसके एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, मेरे को आपको इसका अभी के कैलकुलेशन करके वीडियो को पॉज करो और इसकी कैलकुलेशन करके मेरे को भेजो। 5,000 रुपए 25% के इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए लिए हैं राहुल ने, तो उसका ऐसा ही बताना है मेरे को आपको, और उसका ही कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, मैं आपका कमेंट में आंसर चेक करूंगा। अब हम चलते हैं अपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको थ्योरी से पढ़ाऊँ या मैं इसको आपको कैसे, यार मैं सोचता हूँ, बट चलो कोई नहीं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कुछ नहीं है, मेन मेन चीज मैं आपको इसकी बता देता हूँ, ये एग्जाम में आपके आता आ सकता है एक शॉर्ट नोट बन के। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी होती है एक 2x2 की मैट्रिक्स की, जैसे यहाँ पे है ABCD। अब जब ये 2x2 की मैट्रिक्स है, अगर आपको बोला जाए कि इसका इनवर्स, इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ही जो 1 - 1 दिख रहा है ना, ये होता है इनवर्स का साइन। इनवर्स को हम डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में AD - BC। अब AD - BC कैसा आया, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करोगे तो आपको सबसे पहले उसमें एक चीज करनी है। क्या चीज करनी है, आपको उसके जो ये साइन है ना, इनको चेंज कर देना है, मतलब साइन नहीं, इनकी जो वैल्यू चेंज कर देना है। ये वाली वैल्यू आपको यहाँ ले जानी है, ये वाली आपको यहाँ ले जानी है, DA। और ये वाली साइन जो है इनकी वैल्यू चेंज कर, इनको साइन चेंज कर देना, जैसे यहाँ प्लस में तो माइनस कर दो। अब यहाँ वाली में माइनस -C। अब इसका जवाब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो DAD - BC, AD - BC अपॉन में 1। अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू होती वो वैल्यू हम यहाँ पे निकालते और यहाँ पे पुट कर देते, 1/2 या 1/3 जो भी आता आंसर। ये होता है आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट फाइंडिंग द इनवर्स विद 2 or 3 steps. In first step you just have to cross change the place of the value, like cross the values, and in second step you have to change the sign of the values, and then you can easily find the matrix with the formula याद रखना आप, adjoint A अपॉन में डिटर्मिनेंट A। यहाँ पे साइन जरूरी है रखना आपको। ठीक है, ये होता है आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड कंटिन्यूटी। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है, या तो आप मेरे को कमेंट कर देना, या फिर आप उस टॉपिक को ही आप अगर किसी भी चैट जीपीटी या क्लाउड पे डालोगे तो वो आपको समझा देगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक मेरा समझना है, मतलब मेरी एक्सप्लेनेशन समझना है, तो आप कमेंट में कुछ गलत लिखने से अच्छा आप मेरे को बता देना एक बार पर, एंड सेकंड आप उसको चैट जीपीटी क्लाउड से क्लियर कर लेना है, फिर मेरे को बता देना, मैं ही क्लियर कर, और बताओ आपके प्यार में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी इलास्टिसिटी एंड कॉन्टिन्यूटी की तरफ। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब सिंपल वर्ड्स में इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी एक चीज के बदलने पर दूसरी चीज की कितनी तेजी से रिएक्ट होता है, इसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी। खींचती है सिकुड़ती है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस में हम इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ये बताता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा बदलने या कम करें तो उसकी डिमांड पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी। याद रखना आपको एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल समझते हैं।
इलास्टिक डिमांड मतलब अनन्या पांडे लिपस्टिक, अनन्या पांडे लिपस्टिक से समझते हैं इसको। अब मान लो कि अनन्या पांडे ने एक खास ब्रांड की लिपस्टिक खरीदी थी जिसका प्राइस था 500 रुपए। अगर कंपनी उसको प्राइस बढ़ाकर 700 कर दे तो अनन्या तुरंत बोलेगी यार इट्स टू एक्सपेंसिव, मैं किसी दूसरी ब्रांड पर शिफ्ट करती हूँ। यानी प्राइस थोड़ा बढ़ा और डिमांड एकदम से गिर गई, चेंज हो गई कि मैं किसी और ब्रांड पर स्विच करती हूँ। इसे कहते हैं हाईली इलास्टिक, जो प्राइस बदलते ही रबर बैंड की तरह खिंच जाए। अब आप बताओ कि आप एक कोको कोला जो 2 लीटर की है वो कितने की आती है? 99 की आती है, कभी कभी 90 की आ जाती है। अगर यही 2 लीटर की कोको कोला 1000 रुपए की हो जाए तो आप इसे खरीदोगे? आप नहीं खरीदोगे, आप मरिंडा या फिर आप किसी ड्यू या फिर आप फेंटा लिम्का पे स्विच कर जाओगे, कोको कोला नहीं खरीदोगे क्योंकि 1000 रुपए के 2 लीटर नहीं खरीदोगे। इट्स बिकॉज हाईली इलास्टिक इसकी वजह से। अब केस टू समझते हैं इसका, इन इलास्टिक डिमांड। अब कपिल शर्मा की उससे समझते हैं इसे। अब मान लो कपिल शर्मा को सुबह सुबह चाय में नमक या चीनी चाहिए चाहिए। अगर नमक का प्राइस 20 से बढ़कर 40 भी हो जाए तो क्या कपिल नमक खाना छोड़ देगा? नहीं। ना तो वो इतना पहले यूज करता था और ना ही उसे अब इतना यूज करेगा। यानी प्राइस बदला पर डिमांड का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसे कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि उसकी नीड उसके अकॉर्डिंग बहुत थोड़ी सी है। उसे नमक 1 किलो नमक नहीं चाहिए डेली के डेली अपनी एक कप चाय में, उसे एक चुटकी नमक चाहिए जो वो अगर 20 से 40 भी हो जाता है तो भी अफोर्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज के टाइम पे आपको पता है पेट्रोल की कीमत जितनी तेजी से बढ़ रही है, 109 रुपए लीटर है। अगर ये पेट्रोल कल को बढ़कर 115 भी हो जाता है तब भी आप अपनी बाइक को बाहर लेके निकलोगे, अपनी गाड़ी बाहर लेके निकलोगे, क्योंकि आपकी वो जरूरत है, आपकी वो नीड है। आप ये नहीं देखोगे कि यार पेट्रोल का प्राइस इतना हाई हो गया मैं ना खरीदूंगा पेट्रोल। नहीं, आप उसे खरीदोगे बिकॉज इन इलास्टिक डिमांड है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, पानी से तो नहीं चलेगी आपकी जो गाड़ी होगी। तो आपको 115 का भी पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। दैट इज इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। अब कंटिन्यूटी को पढ़ लेते हैं। अब कंटिन्यूटी क्या होती है? कैलकुलस मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्राफ या फंक्शन जो बिना रुके बिना टूटे लगातार चलता रहे, इन्फिनिटी। अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ पेपर पर बना रहे हो और आपको अपना पेन या पेंसिल एक बार भी उठाना ना पड़े, जैसे मैं बताता हूँ, ये मैंने स्टार यहाँ पे बनाया और ये कंप्लीट हो गया, ये होता है कंटिन्यूटी। मैंने एक बार भी पेन ऐसे अपना उठा के ऐसे करके कुछ भी करा नहीं करा, इट्स कॉल्ड कंटिन्यूटी। जो चलता ही चलता जाए, चलता ही चलता जाए, जैसे बिना टूटे, मतलब बिना किसी रुकावट के, तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। अगर ग्राफ में बीच में कोई होल आ जाए या ग्राफ टूट जाए तो उसे डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे एक स्टार बना रहा था, मैंने यहाँ पेन छोड़कर ऐसे ऐसे निकाला था, यहाँ पे मेरा पेन छूट गया, इट्स कॉल्ड डिसकंटिन्यूस। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना पा रहा हूँ तो इट्स कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस मूवमेंट, जैसे ऋतिक रोशन जब स्क्रीन पर स्मूथ फ्लॉलेस डांस मूव करता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बिना रुके स्लिप होते हैं, तो उनका डांस एकदम कंटिन्यूअस लगता है, कोई झटका ब्रेक नहीं होता। मैथमेटिकली उनका हर पॉइंट पर बैलेंस बराबर है। अब डिसकंटिन्यूअस मूवमेंट क्या होता है? अब मान लो डांस करते करते बीच में गाना अटक जाए या बफरिंग होने लगे और ऋतिक रोशन के सेकंड के कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाए, तो इसे कहते हैं सडन दूसरे स्टेप पर जंप करते टाइम के बीच में जो भी उसके मतलब एक छोटे से पॉइंट ऑफ पीरियड के लिए टाइम पे गैप आया है ना, इट्स कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी। आई होप कि आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फंक्शंस एंड देयर टाइप्स। फंक्शन क्या होता है? सिंपल भाषा में कहते हैं तो फंक्शन एक जूसर मशीन है जिसके अंदर जिस फंक्शन जूसर मशीन की तरह होता है। आप इस मशीन में एक तरफ से इनपुट डालते हो यानी मौसमी डालते हो, मशीन एक अंदर प्रोसेस होता है, मतलब काम होता है, और दूसरी तरफ से आपको क्या होता है, एक यूनिक आउटपुट मिलता है जैसे मौसमी का जूस। इट्स कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन इज नथिंग बट a process where you put some information or something and you get output. For example, in mathematically फंक्शन दो सेट्स के बीच का एक ऐसा रिश्ता रिलेशन है जहां एक सेट ए इनपुट के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी आउटपुट में से एक सर की तरह एक और सिर्फ की तरह यूनिक वैल्यू मिलती है। इनपुट को हम डोमेन बोलते हैं, आउटपुट को हम रेंज बोलते हैं। जब हम डोमेन डालते हैं एंड हम रेंज मिल जाती है हमको, तो उसे हम फंक्शन कह देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो जब कपिल शर्मा अपने शो के एक्टर्स को अलग अलग कैरेक्टर अलॉट करता है तो इनपुट होते हैं एक्स, आउटपुट होता है वाई। जब एक्टर कृष्णा, कीकू, भारती में आउटपुट डाला जाता है तो कैरेक्टर निकल के आते हैं, सपना, बच्चा यादव, कम्मो बुआ। भारती बनती है जो कृष्णा, जो अभी वो बना था, सुनील ग्रोवर भी उसकी एक्टिंग कर रहा था, अमित अमित उसकी क्या नाम है, अनिल उसकी जो भी तीसरी शादी कर रहा है।
तो अगर कृष्णा को सपना का कैरेक्टर मिला, कीकू को बच्चा यादव का मिला, तो ये एक परफेक्ट फंक्शन है क्योंकि हर एक एक्टर को एक यूनिक होता है, रोल मिलता है। यहाँ पे हर एक की एक यूनिक इमेज हो सकती है और एक की दो इमेज भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई वो बन सकता है ए और की कोई बी बन सकता है। ये डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे कि वो वन वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। फंक्शन अलग अलग तरह के होते हैं, चलो इसे मजेदार ढंग से समझते हैं। फंक्शन जो होते हैं, एक फंक्शन होता है वन वन फंक्शन, जिसे इंजेक्शन कहते हैं। कंसेप्ट जब इनपुट के हर एक एलिमेंट का एक आउटपुट एक अलग एलिमेंट के साथ रिश्ता बनाता है, तो कोई भी इनपुट एक ही आउटपुट पर नहीं जा सकता। मतलब जैसे अगर कपिल शर्मा है, तो कपिल शर्मा एक कमोबुआ नहीं बन सकता, कपिल शर्मा ही कीकू नहीं बन सकता, दो चीज वो नहीं कर सकता, वो एक ही चीज करेगा। इट्स कॉल्ड वन वन फंक्शन। एक की एक डिफरेंट इमेज होती है। अब इसे फिल्म से कनेक्ट करेंगे तो जैसे अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों में रूल है कि एक हीरोइन के लिए एक हीरो फिक्स्ड है, नो कंफ्यूजन। तो इसका मतलब है कि वो वन वन फंक्शन है क्योंकि एक हीरो के पास दो हीरोइन नहीं है। इसका मतलब होता है आपका वन वन फंक्शन। अगला फंक्शन है आपका मैनी इनटू फंक्शन। अब जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग इनपुट एक ही सेम आउटपुट होता है, तो इसे कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन। मतलब जैसे मान लो ऋतिक रोशन और कपिल शर्मा दोनों अलग अलग लोग हैं, पर दोनों ही अनन्या पांडे के बहुत बड़े फैन हैं। तो दो अलग अलग इनपुट है, बट जो आउटपुट निकलेगा उनसे वो होगा एक ही वाई। मतलब जैसे एक ही बंदा है, वो इसे भी लाइक कर रहा है, वो इसे भी लाइक कर रहा है। मतलब दो बंदे हैं, वो एक ही पर्सन को लाइक कर रहे हैं, कर सकते हैं ना। जैसे मतलब वो मान लो कि एक एक्स नाम की का लड़का है और दो लड़की हैं, वाई और जेड नाम की। अब वो दोनों लड़की उसी बंदे को पसंद कर रही हैं, तो इसका मतलब है दो इनपुट है बट आउटपुट एक है। इट्स कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन। यहाँ पे सिंगल से इमेज नहीं होती, यहाँ पे मैनी टू वन होता है, दो पे एक। थर्ड फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जब आउटपुट वाले से सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं बैठता, आउटपुट के सारे ऑप्शन किसी ना किसी इनपुट से जुड़े होते हैं। यानी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अब मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो एक पार्टी में तीन चेयर है और तीन ही मेहमान है। अगर सारी चेयर भर जाएं और कोई भी चेयर खाली ना रहे, तो उसे हम ऑन टू बोलते हैं। ऑन टू के अंदर जैसे यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे दूसरा फंक्शन, वन टू थ्री, वन टू थ्री, मैच द फॉलोइंग में वन से वन, टू से टू, थ्री से थ्री। यहाँ पे फोर होता है, फोर नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो फोर नहीं है और यहाँ पे फोर है। वन टू थ्री से मैच हो गए, तो इट्स कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। इसे हम सरजेक्शन भी कहते हैं। इंजेक्शन और सरजेक्शन याद रखना आप। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब फंक्शन में होता है जो इनपुट डालोगे एग्जैक्ट वही आउटपुट बाहर आएगा। जैसे एफ में एक्स डालोगे तो एक्स ही बाहर आएगी, सॉरी आएगा। फिल्म से कनेक्ट करेंगे, जैसे ये बिल्कुल एक मिरर की जैसा है। जैसे अगर आईने के सामने अनन्या पांडे खड़ी होंगी तो अनन्या पांडे ही दिखेंगी, करिश्मा कपूर नहीं दिख जाएगी। इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने समझ लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था कि जो स्टैटिस्टिक्स क्या है। collection, presentation, organization, interpretation. The branch of mathematics which deal with collection, presentation, organization, interpretation. अब जितना आपने मेरे से पढ़ा, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा कि हाँ भाई मैं भी चीजें कर सकता हूँ। कोई हवा नहीं है, कोई भी हवा हल्ला नहीं है, कितना भी हार्ड नहीं है जितना लग रहा है देखने में। सारी चीजें आसान है, टर्म समझ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो और बना बना के लिख दो जितना हो सकता है। अब इसके अंदर तीन सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं स्टैटिस्टिक्स को निकालने के लिए। पहली होती है मीन, दूसरी होती है मीडियन, तीसरी होती है मोड। आई होप कि सबने ये कभी ना कभी 8 9 10 11 क्लास में कभी ना कभी थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी होती हैं। आज इन्हें डिटेल से समझ लेते हैं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, विद एग्जांपल्स। अब मीन भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है जियोमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मिशन मीन। अब जो अर्थमेटिक मीन होता है वो इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी टाइप ऑफ डाटा। जो अर्थमेटिक मीन है वो हर एक तरह के डाटा के लिए कैलकुलेटेबल है, मतलब निकाल सकते हैं हम। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वो हर तरह के डाटा के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए फाइंड होता है। इंडेक्स नंबर हमने ऊपर पढ़ा, न्यू डाटा अपॉन ओल्ड डाटा। जैसे आपने एक बैट देखा चमचमाता हुआ बैट, आज वो बैट की कीमत है 500 रुपए। अब आपकी जेब में 500 रुपए नहीं है, आपने करी सेविंग करने के बाद जब 500 रुपए जेब में हो गए, तो आप पहुंचे दुकान पे कि हाँ भाई दादा ये वाला बैट हमको दे दो। अब दादा ने बोला 600 रुपए का है, आपने बोला तब तो 1500 का था, तो उसने बोला 1500 का था, 500 का था जब ये ओल्ड था। अब ये टाइम बदला और ये होगा 600 का, तो जो होगा 6/5 आ गया आपका इंडेक्स नंबर। ये होता है आपका इंडेक्स नंबर। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मिशन भी कहते हैं हम इसको। हार्मोनिक मीन के अंदर इट इज अ टाइप ऑफ एवरेज टिपिकली यूज्ड फॉर रेशो और रेट्स। अब ये मेनली रेशो के लिए यूज होता है। जैसे इट इज यूजफुल व्हेन डीलिंग विद लाइक रेट्स, एग्जांपल स्पीड के लिए, प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये रेशो और रेट के लिए ही यूज होता है हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इंडेक्स नंबर के लिए, अर्थमेटिक मीन हर तरह के डाटा के लिए, एवरी टाइप ऑफ डाटा। अब एक इसका यहाँ पे एग्जांपल है, इसे हम सॉल्व करते हैं।
अब इसका हमें क्या करना है, इसका निकालना है हमें अर्थमेटिक मीन। निकाल देते हैं, बहुत आसान है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स होते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब टोटल सम ऑफ नंबर्स। एन क्या होता है, नंबर्स, कितने नंबर है। यहाँ पे सम होता है, यहाँ पे टोटल नंबर आते हैं, टी अपॉन एन। अब 5 + 7 + 3 + 8 प्लस 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख देंगे हम 5। अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, ये आपको ऊपर वाले प्लस कर रहे हैं, 8 2 10 3 13 13 5 18 18 18 18 और 7 25 25 अपॉन 5 5 5 25। ये आपका मीन निकल के आ गया। दैट्स इतना सिंपल है। अभी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसका आपको आंसर कमेंट करना है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 अब दे रहा हूँ। इन सब के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट बना रहे। 8 7 6 3 इनका आपको मेरे को अर्थमेटिक मीन निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना है। 5 का नहीं, यहाँ पे 9 और डाल लो, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ना। ओके, अब हम चलते हैं मीडियन की तरफ। व्हाट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू। मीडियन इज नथिंग बट द मिडिल वैल्यू व्हेन द डाटा इज अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका रूल, फर्स्ट स्टेप ही मीडियन फाइंड करने का क्या है, चाहे तो आपको अरेंज करना है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, या आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट इसके दो फॉर्मूला होते हैं ऑर्डर इवन के बेस पे। सबसे पहले आप समझ लो कि मीडियन क्या होता है। मीडियन आप समझा कि मीडियन इज नथिंग बट अ मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा। अब इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि जो नंबर एन है वो ऑड है कि इवन है। अगर नंबर ऑड है तो कुछ नहीं करना, मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू हो जाएगी। बट अगर इवन है तो मीडियन आपको करना है एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज का एवरेज लेके उसको अपॉन डिवाइड कर देना है सेम नंबर के, उससे जितने भी नंबर है आपके। फॉर एग्जाम्पल 5 2 9 1 3, इसमें क्या है, मिडिल वैल्यू हमने देखा 9 है, तो इसमें मीडियन पहले देखो, मैंने भी ये गलती कर दी यहाँ पे। मैंने क्या करा, मैंने इसका ही निकालने का सोचा, आपने भी 9 निकाल के आ जाओगे, वो कट्टा मार देगा। क्यों, क्योंकि आपने ना इसे असेंडिंग में करा ना डिसेंडिंग में करा, तो हम इसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 3 5 9, मिडियन वैल्यू क्या आ गई, 3। इट इज कॉल्ड ऑड वैल्यू का निकालना। अब जो हमने देखा भाई, ये आ गया डाटा 4 1 3 2, तो आपने क्या करा, आपने इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करा 1 2 3 4। आपने फिर क्या करा, 2/3 को प्लस करा अपॉन 2 1 2, एंड आपने 5/2 2 2 4 2.5 आपका मीडियन निकल के आ गया। इट इज कॉल्ड मीडियन निकालना। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप ये सारे एग्जाम्पल, 2 3 एग्जाम्पल देके पूरा एग्जाम्पल मतलब फॉर्मूला वगैरह लिख के तो आप अच्छे से करके आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मोड क्या होता है, मोड इज नथिंग बट द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा। अब ये है जैसे 2 4 4 6 4 8, गधे का गधे बच्चा ही बता देगा कि मोड जो है वो 4 आएगा, क्योंकि वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब मोड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मोड, एक होता है बाय मॉडल। मोड दो, अब मैं आपसे बोलूं कि हमें 1 2 2 3 3, इसका मोड बताओ आपको, तो भाई इसमें तो 3 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, पता नहीं इसका। ऐसा नहीं है, 2 और 3 दोनों मोड होंगे, इट्स कॉल्ड बाय मॉडल मोड। अब ऐसा है कि मोड हो भी नहीं सकता। अब मैं इसमें पूछने लगूंगा बस इसमें मोड बताओ, तो आप बोल दो कि भाई कुछ भी नहीं है इसमें मोड, तो अब इसका हो गई नो मोड। ऐसा नहीं है कि मोड निकालना कंपलसरी है, हो भी सकता है मोड ना निकले। इट्स कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर डिस्पर्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है हमारा टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है कि जो एक मैन्युफैक्चरर या होलसेलर किसी दूसरे रिटेलर दुकानदार के माल बेचते वक्त देता है। यह हमेशा कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस पर ही परसेंटेज के रूप में दिया जाता है। इट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, इस डिस्काउंट का कभी भी अकाउंटिंग में अलग से शो नहीं किया जाता है। माल हमेशा डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही जो नेट अमाउंट बचता है ना, उसी प्राइस पर बेचा और खरीदा जाता है। एग्जाम्पल, मान लो ऋतिक रोशन की एक फिटनेस इक्विपमेंट बनाने की बड़ी फैक्ट्री है। कपिल शर्मा ने क्या किया, अपनी अपनी नई जिम खोलने के लिए ऋतिक से बल्क में बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडमिल्स खरीदने का सोचा। ट्रेडमिल क्या होती है, वो जो एक तरह की वो होती है ना, मिल्स उन पे चलते हैं, वो ऐसे घूमती रहती है रोलर टाइप, और यहाँ पे उसका वो बताया, मैं तो चला हूँ उस पर, आपको पता होगा पता नहीं। तो होती है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल खरीदने का सोचा, तो डील क्या हुई, ऋतिक ने कहा कि कपिल, एक ट्रेडमिल की एमआरपी है 1 लाख रुपए,
पर तुम मेरे दोस्तों और बल्क में ले रहे हो तो मैं तुम्हें 20% रेट डिस्काउंट दूंगा। अब कैलकुलेशन क्या होगी, जो 1 लाख पर 20% होगा वो 20,000 रुपये कम हो जाएंगे। अब जो 20,000 रुपये कम हो गए वो डिसलेस होके ही कपिल को वो ट्रेडमिल मिलेंगे। अकाउंटेंट क्या होगी, अब कपिल को वो ट्रेडमिल मिलेगी 80,000 की एक पड़ेगी। जब कपिल और हार्दिक अपनी बिल्स बनाएंगे तो वो डायरेक्ट 80,000 लिखेंगे, बिल पर कहीं भी 20,000 का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्काउंट दिया है उसे कपिल को ट्रेड डिस्काउंट के उसमें, क्योंकि वो बल्क में चीजें ले रहा है तो 20,000 रुपये कम ऑलरेडी होकर मिलेंगे, तो 80,000 से ही बिल बनेगा। इट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में होता है तुरंत पैसे देने की छूट। मतलब कैश डिस्काउंट का मकसद होता है कि जब पैसा जल्दी निकलवाना। जब एक दुकानदार किसी कस्टमर को बोलता है कि अगर तुम उधार चुकाने में 10 महीने लगाने के बदले अभी के अभी सारा उधार क्लियर कर दोगे, कैश पेमेंट दे दोगे, तो मैं तुम्हें थोड़ा और डिस्काउंट दूंगा। सबसे बड़ी बात, इस डिस्काउंट का अकाउंट बुक में अलग से डिस्काउंटिंग अलाउड या डिस्काउंटिंग रिसीव लिखकर दिखाया जाता है, कि जो हमारी अकाउंटिंग बुक्स है ना उसमें डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव करके दिखाया जाता है। सिचुएशन, मान लो अनन्या पांडे ने अमिताभ बच्चन साहब से कहा कि वो शोरूम में एक डिजाइनर ज्वेलरी खरीदी जिसकी नेट वैल्यू 50,000 बनी थी। अनन्या ने कहा, अंकल मैं इसकी पेमेंट आपको 3 महीने बाद दूंगी। ऑफर क्या है, अब बच्चन साहब को पता था कि 3 महीने बाद पैसा आएगा तो उनका कैश फ्लो रुकेगा। उन्होंने अपनी भाषण वाली आवाज में कहा, अनन्या बिटिया अगर आप अभी के अभी कैश या कार्ड से फुल पेमेंट करती हो तो मैं आपको 50 रुपए का कैश डिस्काउंट और दे दूंगा। एक्शन, अनन्या ने सोचा, वाह 50% का 5% यानी 2500 का सीधा सीधा फायदा। उन्होंने तुरंत अपना कार्ड निकाला और पेमेंट कर दी। अब अमिताभ बच्चन जी को नेट मिला 44,500 और वो अपने लेजर बुक में लिखेंगे 2500 को कैश डिस्काउंट अलाउड के नाम से एक्सपेंस दिखाएंगे। इट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हमने कर लिया। अगला है हमारा प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, लेट्स अंडरस्टैंड। फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है कि जब जो पैसा आज आपके हाथ में है, अगर आप उसको किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दो तो कुछ साल बाद फ्यूचर में उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे निकालने का प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो कि कपिल शर्मा ने शो से 1 लाख रुपए कमाए। वो इस पैसे को अलमारी में रखने के बदले अमिताभ बच्चन साहब को बैंक में 10% एनुअल इंटरेस्ट पर रेट पर 1 साल के लिए एफडी फिक्स डिपॉजिट कर देता है। अब कैलकुलेशन क्या होगी कि 1 साल बाद जब कपिल बैंक को 1 लाख रुपए तो देगा ही, साथ में 10% का ब्याज 10,000 भी देगा। 1,10,000 रुपए मिलेंगे कपिल शर्मा को, बिकॉज उसने ये एफडी कराई थी 10% एनुअल इंटरेस्ट के नाम की। अब कपिल को 1,10,000 मिले, ये 1,10,000 ही आज के 1 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू है। इट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इसका बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब होता है कि जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज के समय में टुडे की क्या कीमत है, फ्यूचर के पैसे को आज की कीमत पर लाने का प्रोसेस को ही हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनन्या पांडे को 1 साल बाद अपनी एक मूवी के लिए 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अब अनन्या खुश हो गई और घूम रही है। अब इससे तभी वहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी आते हैं और उन्हें समझाते हैं, बेटा अनन्या, जो 1,10,000 तुम्हें 1 साल बाद मिलेंगे, महंगाई और इंटरेस्ट मान लो 10% को देकर उसकी आज के मार्केट में कीमत 1 लाख रुपए ही है। तो रिजल्ट, वो 1 लाख रुपए आज की प्रेजेंट वैल्यू है। अगर अनन्या को कोई आज 1,05,000 दे दे तो उन्हें वो डील पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि वो उनके फ्यूचर की 1,10,000 की आज की वैल्यू से ज्यादा है। बिकॉज फ्यूचर तक, जैसे आज एक टाइम पर 96 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, आज 109 है। अगर कोई उस टाइम पर उसे सोच रहा था कि यार मैं फ्यूचर में ये चीज करूंगा, तो वो तो महंगे होगी ना ऑलरेडी। अब मान लो कि आज किसी की इनकम है 1 लाख रुपए, ठीक है, और कोई उससे कहता है कि मैं तुझे 1 साल बाद तेरी इनकम 1,10,000 कर दूंगा, या तू आज मेरे से 1,01,000 रुपए करवा ले, तो उसे आज वाले में करना चाहिए, क्योंकि क्या पता जो आज 1,000 रुपए में चीज आ रही है वो आगे चल के 10,000 में आए, क्या पता, कुछ नहीं पता ना, कि कोरोना हो जाए, पेंडेमिक आ जाए, या फिर ईरान वॉर, या कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड। दैट्स व्हाई इट्स बेटर कि आज में जियो। अब कार्ल पर्सन कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट क्या होता है, ये सिंपल वर्ड्स में समझो। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बताता है कि दो वेरिएबल जैसे एक्स और वाई आपस में कितने पक्के दोस्त हैं, दुश्मन है। ये उनके बीच का लीनियर रिलेशनशिप नापता है। एग्जाम्पल, अगर हम चेक करें कि ऋतिक रोशन के वर्कआउट आवर्स बढ़ने से उनके फैट परसेंटेज कितना कम होता है, तो ये आपस में एक सॉलिड रिश्ता है, क्योंकि कार्ल पर्सन का जो आर है इस रिश्ते को एक एग्जैक्ट नंबर दे देगा। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, लिमिट रेंज हमेशा -1 से लेके +1 के बीच ही होगी। इट्स कॉल्ड द बाउंड्री रूल। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की आर की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती और +1 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। इसका आंसर हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में ही लाई करेगा। ये बात आप याद रखना कोरिलेशन के लिए।
मीनिंग क्या है इसकी, +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी एकदम बराबर बढ़ेगा। -1 होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा एकदम घटेगा। 0 होता है नो कोरिलेशन, दोनों के आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। अब जैसे अमिताभ बच्चन साहब का असूल है कि शराफत की एक सीमा होती है, वैसे ही आर की भी एक फिक्स सीमा बाउंड्री होती है, इसके बाहर आंसर आया मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है। इट्स कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। चेंज ऑफ ओरिजिन, इसके मतलब इसी की क्या नाम, प्रॉपर्टी 2 की तरफ। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता था, प्योर एटीट्यूड रूल। अगर आप डेटा के सारे नंबर्स में कुछ प्लस माइनस कर दो तो कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन है, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो चेंज ऑफ स्केल, तो आर की वैल्यू एकदम सेम रहेगी, वो नहीं बढ़ेगी। ये बात आप याद रखना। मान लो अनन्या पांडे चाहे जीन्स टॉप पहने या डिजाइनर लहंगा पहने, और चाहे मुंबई में रहे या न्यूयॉर्क में रहे, उनका एक्सेंट और स्वैग और उनकी जो लैंग्वेज है बात करने की, उनका स्टाइल है, वो सेम रहेगा। वो डिपेंडेंट है, इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एंड स्केल। प्लस माइनस करने से किसी भी, जैसे मान लो कि आर आपका आर 10 है, अब इस 10 में आप मल्टीप्लाई 2 करो, +2 करो, डिवाइड 4 करो, कुछ भी करो, 10 वो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। इट इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता, द प्योर एटीट्यूड रूल। थर्ड है हमारा प्योर प्योर नंबर यूनिटरी मेजर, मतलब the coefficient r is purely mathematical and number is completely independent of the unit of measurement. For example, if you correlate height in inches and weight in kilogram, the unit of the final answer is not in inch kg, it is just a plain dimensionless value, decimal value। मतलब कि जब आप अपना वेट मेजर करते हो किलोग्राम में और हाइट मेजर करते हो इंच में, तो आप ऐसे नहीं लिखते ना कि इंच केजी, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिट फ्री मेजर। जो कोरिलेशन होता है वो यूनिट फ्री मेजर होता है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, टाइम सीरीज। ये नंबरिंग गलत है, ये हमारा 15th क्वेश्चन है। टाइम सीरीज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। टाइम सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक तरह से, मतलब किसी भी चीज को वो करने के लिए, आपने के लिए। टाइम सीरीज एक सीक्वेंस ऑफ डाटा पॉइंट होता है जो रेगुलर टाइम इंटरवल पे मेजर किया जाता है, और डेली, मंथली, ईयरली इससे पैटर्न ट्रेंड एनालाइज करके प्रिडिक्शन लगाई जाती है। इसकी कंपोनेंट क्या क्या है? अब ट्रेंड के कंपोनेंट है TSCI। टी ट्रेंड, एस सीजनलिटी, सी साइक्लिकल, ई इरेगुलरिटी। अब ट्रेंड क्या है? लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, जैसे अपवर्ड, डाउनवर्ड, स्टेबल होता है। एग्जांपल, स्मार्टफोन सेल्स ईयर से बढ़ रहा है, इट्स कॉल्ड ट्रेंड। अब सीजनलिटी क्या होती है? रेगुलर पीरियड फ्लक्चुएशन होता है इसमें। समर में आइसक्रीम सेल बढ़ती है, गर्मी में चाय की सेल बढ़ जाती है, इट्स कॉल्ड सीजनलिटी। अब इसके एग्जांपल क्या है? हॉलिडे में एयरलाइन पैसेंजर बढ़ जाते हैं। अब थर्ड है साइक्लिकल, लाइक लॉन्ग टर्म साइकिल, इकोनॉमिक अप डाउन होते रहते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल बिजनेस साइकिल, जैसे रिसेशन, ग्रोथ। बिजनेस कंफर्म नहीं है कि आज अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो कल भी प्रॉफिट करोगे, लॉस हो सकता है कल, क्या पता, किसे क्या पता है, कुछ भी नहीं पता। इरेगुलरिटी क्या होती है? रैंडम अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन होते हैं इसमें, न्यूज की वजह से मार्केट में सडन चेंजेस, इट्स कॉल्ड इरेगुलरिटी। जैसे मैं झूठी न्यूज फैला दूं आज की, गोल्ड कल 2 लाख हो जाएगा, गोल्ड कल 2 लाख हो जाएगा, तो और आज की गोल्ड की जो वैल्यू है वो है 1,38,000 रुपए। मैं अभी चेक कर रहा था सुबह, 22 कैरेट की, और 1,48,000 है 24 कैरेट की। और मैं कह दूं कल 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, तो लोग भागेंगे आज खरीदने, और जब उन्हें पता लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा था तो लॉस में जाएंगे। इट्स कॉल्ड इरेगुलरिटी। इंपॉर्टेंस क्या है टाइम सीरीज की? फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, जैसे फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करने में, डिमांड फोरकास्टिंग, स्टॉक प्राइस में, जैसे रिटेलर इन्वेंट्री के लिए सेल प्रेडिक्ट करते हैं। ट्रेंड एनालाइज में हेल्प करता है कि डाटा की डायरेक्शन समझना। एग्जांपल, वेबसाइट ट्रैफिक ग्रोथ को ट्रैक करना। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने में, जैसे एग्जांपल सीजनेबल डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन एडजस्ट करने में। एनोमली डिटेक्शन क्या होता है? अनयूजुअल पैटर्न पहचानने में हेल्प करता है, जैसे ट्रांजेक्शन में फ्रॉड डिटेक्ट करने में, ये सब चीजों में टाइम सीरीज हमारी हेल्प करता है। अब मेथड क्या क्या है इसकी? मूविंग एवरेज होता है, एरिमा होता है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, मशीन लर्निंग, फ्लक्चुएशन स्मूथ आउट करते हैं इसमें। एरिमा में हम टाइम सीरीज डाटा मॉडल करते हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में हम रिसेंट डाटा को ज्यादा वेट देते हैं, मशीन लर्निंग में हम एडवांस फोरकास्टिंग करते हैं एलएसटीएम और प्रोबेट के जरिए। एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी? फाइनेंस है, इकोनॉमिक है, रिटेल है, हेल्थ केयर है, स्टॉक प्राइस रिडक्शन में, जीडीपी फोरकास्टिंग में, सेल्स फोरकास्टिंग में, डिजीज आउटब्रेक प्रेडिक्शन में। सो ये सब थी हमारी टाइम सीरीज की एप्लीकेशन जो हम यूज कर सकते हैं। कि आप जैसे फाइनेंस में क्या करोगे? स्टॉक को प्राइस रिडक्शन प्रेडिक्शन में यूज करोगे। इकोनॉमिक में क्या करोगे? जीडीपी को फोरकास्ट करने में यूज करोगे। रिटेल में क्या करोगे? सेल्स को फोरकास्ट करने में यूज करोगे। हेल्थ केयर में क्या करोगे? डिसीज को आउटब्रेक प्रेडिक्शन करने में यूज करोगे। So these all are the importance and applications of time series which are most important for your exam.
सो मैंने क्या किया, आपको मेन जितने भी टॉपिक थे मैंने सब करा दिया। और जैसे आपको यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन देखना है, आपको मतलब पढ़ना था कि कुछ भी आपको पढ़ने से मतलब ये था, is a type of discount printed that trade discount is a reduction in the catalog or list price of any product allowed by manufacturer or wholesaler to retailer when buying in a bulk percent। तो हर चीज यहाँ पे है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको नोट्स बस मेरे से ले लेने हैं, अच्छे से रीड करने नोट्स। आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो नोट्स की एक बार रीडिंग आगे चले जाओगे तो आपकी थ्योरी है यहाँ से बाहर तो नहीं आएगा। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत सफिशियंट है, तो आपको चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। मैं एक बार इसका वो ये क्लियर कर देता हूँ ना आपको, ताकि पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। बाकी मैं ऐसे कैसे ही छोड़ रहा हूँ जिसमें मैंने आपको एग्जांपल वगैरह दिए, जैसे मैंने ये पढ़ाया आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। और आपको जो मैंने होमवर्क दिए हैं आपको वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि इसका, जैसे इसका मैंने बताया था आपको 5,000 रुपये का 3 साल पे 25% पे इसका सिंपल इंटरेस्ट सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट को लिखना था। आपको लिखोगे क्वेश्चन 1 एस आई इतना, सी आई इतना। तो मैं भी कमेंट आपका चेक करके आपको बता दूंगा कि सही है या नहीं। इससे आपको एक वो मिलेगा कि हाँ भाई हम भी मतलब कर पा रहे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट खुद कर पा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने जितना हो सकता था आपको जो भी पढ़ाया, और आपको लग रहा होगा कि मैंने मैक्सिमम नहीं पढ़ाया, मिनिमम नहीं पढ़ाया, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके न्यूमेरिकल वाले पार्ट में, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड है। तो कल या परसों वीडियो आ जाएगी न्यूमेरिकल की, स्टे ट्यून्ड। आप एक्टिव रहना, मतलब एक्टिव इन द सेंस कि एक सेकेंड, ओके, हाँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। एंड आप ही का चैनल है, आप जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही हम ग्रो करेंगे। तो एक लाइक तो बनता है, और आप सब्सक्राइब जरूर करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी मेरे को बतानी, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। आपको पता है कि मैं व्हाट्सएप पे ही ज्यादा चीजें को शेयर करता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम अब तक बैन था, बट हम टेलीग्राम पे फिर से एक्टिव हो जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए आपको, जैसे मैं बता दिया, नंबर भी फिर से एक बार नंबर बता देता हूँ मैं, 97171374। आप मेरे से नोट्स बाय कर सकते हो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, बहुत ही छोटा सा लो अमाउंट पे आप मेरे से दोनों इंग्लिश के भी इंग्लिश के भी और इंग्लिश के भी नोट्स बाय कर सकते हो, इंग्लिश इंग्लिश दोनों के। आराम से रीड करना, बढ़िया अपना एग्जाम देके आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आज की हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक छोटी सी शायरी के साथ मैं आपकी वीडियो एंड करूंगा, आपकी मतलब वीडियो एंड करूंगा कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, इरशाद इरशाद, कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, जब पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। कभी नहीं हारना है, कभी हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपके साथ लाइफ में कुछ भी चीजें गलत हो रही हैं, अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी है। अपने आप पे ट्रस्ट करना है, गॉड पे ट्रस्ट करना है आपको। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा फेथ रखना है अपना, कि हाँ भाई जो होगा भगवान की मर्जी से ठीक होगा। अपनी सी तुसी मेहनत करनी है अपनी थोड़ी सी, और आपको भगवान इतना कुछ दे देंगे, आप सोच भी नहीं सकते कितना दे देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।